आपको लगता है बॉलीवुड के विलेन हो? ब्रेकिंग न्यूज तक समीर वानखेड़े भी गए। समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को फेमस किया या शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को फेमस कर दिया? ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपका। या तो आप गलत थे या सिस्टम ने आपको कमजोर किया, क्योंकि आप तो बड़े कॉन्फिडेंट थे। कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंट थे नहीं। You're saying the war is not yet over. वॉर तो संघर्ष है, ये सच्चाई की लड़ाई है। केपी गोसावी जैसे विवादित व्यक्ति को गवाह बनाना और फिर उसका वो सेल्फी खींचकर वायरल करना। मैं आपको समझा दूं कि व्हाट थिंग्स हैपन। आपकी शाहरुख खान की चैट्स की बड़ी चर्चा हुई। अगर कोई छोटा आदमी होता तो क्या समीर वानखेड़े उसे उतना एंटरटेन करते? ना मुझे फिल्मों में इंटरेस्ट है, ना मैं देखता हूँ उस चीज को। पर हमने तो आपको मूवी में देखा है। हरामी ड्रगिस्ट। कुछ लोगों की जिंदगी में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि दिन रात भूल नहीं पाते बेसिकली। एक जवान फिल्म में बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और एक बैट्स ऑफ बॉलीवुड में जो आर्यन खान का वो सीन था जिसमें I am part of war against drugs. I am part of NCG. लोगों को ऐसा लगता था कि आपको रेप्लिकेट किया जा रहा है। दीज आर वेरी रोड साइड डायलॉग्स बेसिकली। एंड कोई भारतीय संस्कृति में ऐसे वर्ड बाप वाप इस्तेमाल नहीं करता, तमीज से बात करते हैं। इस केस में कई बार लोगों ने आप पर भी ये लगाया कि आपको दिखने का बहुत शौक। हाँ, ये कहते हैं मीडिया फ्रेंजी, मीडिया फ्रेंडली। हमारे यूपी बिहार में छपास और दिखास कहते हैं। 17 टन ड्रग्स रोके थे, 185 किलो सोने की तस्करी पर वार किया था। ये बातें लोग कम जानते हैं समीर वानखेड़े। राइट, इसमें तो इनफैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी थी। कार कुचलने की कोशिश कर रहे थे। ये सच है कि वो 185 किलो सोने के ऊपर काली पेंट मार दी गई थी? एब्सोल्युटली। तेरी ये सोने की है। मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सच में गोल्ड है। कई सारे अधिकारी टीवी लेकर बाहर से आए थे उस जमाने में, और हाँ। अधिकारियों तो क्या वो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी? आई डोंट नो कि आपको किसने बताया, लेकिन इनफैक्ट मेरी सिस्टर भी जब आती थी वो टाइम पे शी वाज स्टेइंग इन इटली, तो एज एन एग्जांपल मैं उसकी भी बैग चेक करता था। बहन ने कभी कहा नहीं कि दो नहीं, मोबाइल- बहुत गाली दी मुझे। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर पर भी आपने हाथ डाला था। बिल्कुल, दीज आर पेटी क्रिमिनल्स। पार्टियों में नाचते हैं बॉलीवुड वाले दुबई में। हाँ, तो उनको बेस्ट विशेष धमकी नहीं आई दाऊद की तरफ से कभी? आती रहती है। चिंकू पठान का भी केस था। चिंकू पठान इज अ रिलेटिव ऑफ गैंगस्टर करीम लाला। जो हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल, एक डॉन होता है, उसका गोल्ड का थ्रोन होता है, यू नो, गोल्ड का मोबाइल होता है, वो काइंड का दिस मैन वाज अ डॉन। लेट मी अप्रिशिएट के आप रियल केसेस के बारे में पूछ रहे हैं। क्या विदेश से भी ड्रग सप्लाई होती है इंडिया में विदाउट सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट? क्या ये पॉसिबल है? वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। यू नो, 10-10, 15-15 ग्राम की कैप्सूल्स कोकेन या फिर हेरोइन, दे कंज्यूम दैट और पेट में लेके आते हैं। तो जो ड्रग कंज्यूम करते हैं उनको ये भी पता चलना चाहिए वो कहाँ से आता है। पॉटी खा रहे हैं। हाँ, तो आपकी स्वर्गीय माँ की धार्मिक पहचान को बहुत इशू बनाएगा। और इनके बाप पूरी खानदान सब मुसलमान थे। उनके कब्र की तस्वीरें जो है तस्वीरें ली गई थी, वो चीज मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। समय है आगे, उसका जवाब देंगे। इंतजार कर रहे हैं आप हिंदू हैं? ऑफ कोर्स। और आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं जिन्होंने दलित प्रमाण पत्र के जरिए इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी IRS का पद हासिल किया। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि समीर जी से पूछेगा कैसी हैं या फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर नौकरी पा गए थे, वो मुसलमान हैं, शादी की थी, निकाह किया था, उनका बच्चा मुस्लिम है। जब भी आप कीचड़ साफ करते हो, कीचड़ में हाथ डालते हो, तो आपके गिरेबान पे भी कीचड़ उड़ता है, आपके हाथ भी गंदे होते हैं। नवाब मलिक साहब, समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर IRS का पद हासिल किया। मुझे नॉन सीरियस लोगों के नाम नहीं लेने। आई वुड लाइक टू कीप द गरिमा ऑफ योर इंटरव्यू। कितनी जांच आप पर बिठाई गई थी? आफ्टर वन पर्टिकुलर इंसिडेंट देयर वर सम 9 एजेंसीज और समथिंग लाइक। कौन कौन सी एजेंसी जांच करी आप पे? कितने हजार करोड़ छापे आप? आज मेरे साथ जो मेहमान हैं उनके बारे में जनता के दिमाग में दो छवि उभरती है। उनका नाम आती, पहली छवि उस ईमानदार ऑफिसर की जिसने ड्रग्स अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क को झकझोर कर रख दिया। वो शख्स जिसने अपने डिपार्टमेंट में लोगों को करप्शन करने से रोका, उन पर भी पेनल्टीज लगाई। ऐसा उनके साथ की कहानी सुनाते हैं मुझे। दूसरा, ये वो शख्स हैं जिन पर उन्हीं के डिपार्टमेंट ने सवाल खड़े किए, उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े किए, उन्हें जांच आरोपों में घेर दिया गया। देश की कई एजेंसीज उनकी जांच कर रही हैं, उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशन लगे हैं। हालांकि ये वो भी शख्स हैं कि जिन्होंने कभी 17 टन ड्रग्स, 185 किलो सोने की तस्करी पर वार किया था, पर शायद तब इन्हें पता नहीं था कि भविष्य में क्या होने वाला है। फिलहाल ये किसी भी एक्टर से कम पॉपुलर नहीं है, घर घर में लोग इनको जानते हैं। नाम है समीर वानखेड़े साहब। थैंक यू शुभंकर भाई, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। समीर वानखेड़े जी, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा
किसी भी एक्टर से कम परिचित नहीं है आप देश में। आप मानते हैं ये बात? बिल्कुल नहीं, आई डोंट टेक दिस सीरियसली एट ऑल। एक छोटा सा अधिकारी हूँ सरकार का, दैट्स इट। तो फिर देश भर में आपको लोग क्यों जानते हैं? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट लोगों का प्रेम रहा है, अभी भी लोग प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने सिस्टम के लिए काम किया, पहचान बनाई, परिवार में आपके पिताजी सिस्टम में काम करते थे। फिर जब ये सारे सवाल जवाब आने लगे, एक अधिकारी जब बहुत पॉपुलर हो जाता है, दो तरह की पॉपुलैरिटी होती है। एक पॉपुलैरिटी जो केवल पॉजिटिव होती है, एक पॉपुलैरिटी जो घर घर तक तो पहुंचाती है लेकिन सवालों के साथ। इस पॉपुलैरिटी के बीच में अब जब एक खामोशी आई है, ये दौर कैसा चल रहा है आपका? बहुत ही ये दौर तो बच्चों के साथ में सैटरडे संडे स्पेंड होता है, पिताजी के साथ में, सिस्टर के साथ में स्पेंड होता है, एंड अप्स एंड डाउन सर देन इन दी लाइफ। कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी ऑफिसर हमेशा फ्रंट लाइन पे या फिर एग्जीक्यूटिव में नहीं होता है। सो दैट्स द टाइम यू हैव व्हाट विथ योरसेल्फ। फिटनेस पे ध्यान होता है, फैमिली की तरफ ज़्यादा। अभी आप चेन्नई में हैं? फिलहाल मैं चेन्नई, यस। ट्रेनिंग दे रहे हैं? ट्रेनिंग दे नहीं रहा हूँ, बेसिकली देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज DGTS वेयर inspection happens, outreach programs happens, but I'm enjoying that job. तो जो अधिकारी कभी बड़े बड़े अपराधियों की हवा टाइट कर दिया करता था, एयरपोर्ट से लेकर ड्रग्स केसेस से लेकर दिन भर भाग दौड़, शोर शराबा, एक्शन, अब केवल फाइल देखना होता है। अब फाइल भी नहीं है, फील्ड पे भी जाना होता है, बट नॉनदलेस भ्रमण काफ़ी होता है। एंड साउथ इंडिया में जैसा आपको पता है कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो आई एंजॉय विजिटिंग दोज काइंड ऑफ प्लेसेस, एंड अच्छा लगता है घूमने के तो लिए। ये जो मन की शांति, ये अंदर शोर नहीं मचाती? देखिए, क्योंकि जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको ये माना आता है कि यार बहुत शांति नहीं चाहिए, उन्हें लगता है कि मेरी उम्र है जहां पर मैं और देश के लिए कर सकता हूं। बिल्कुल। आपके मन में ख्याल आता है? शुभांकर भाई, अगर आप मैं कहना चाहूँ तो आई कैन से दैट कि जब ऑफिशियल जॉब होता है, सो डेफिनेटली यू डू योर जॉब वॉट एवर द गवर्नमेंट रिक्वायर्स, बट सैटरडे संडे तो मेरा नशा मुक्ति की पहल होती है। महाराष्ट्र में आ जा तो मेरा परिवार शिफ्ट नहीं हुआ है, तो सैटरडे संडे सिर्फ और सिर्फ नशा मुक्ति के लिए डेडिकेटेड होता है। एक कोई डिस्ट्रिक्ट टारगेट करता हूँ महाराष्ट्र के, वहाँ पर जाके नशा मुक्ति का सेशंस देता हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ, लॉज बताता हूँ, तो आई गेट माई सेटिस्फैक्शन। एक्शन लेकिन नहीं कर पाते आप? ये भी तो एक एक्शन ही है, मुझे जो लगता है अवेयरनेस करना। आई मीन फाइनली अगर आपके बोलने पे या फिर आपके कोई भी एक लेक्चर से अगर एक फैमिली, एक बच्चा भी अगर ड्रग्स के चपेट से बाहर निकलता बचता है, आई एम सक्सेसफुल देन। तो आप समाज में जो आप जाते हो बाहर, अभी बिल्कुल, समाज में कैसी प्रतिक्रियाएं आती हैं समीर वानखेड़े को लेकर? समीर वानखेड़े को लेके तो कोई प्रतिक्रिया की बात नहीं है, लेकिन ड्रग्स के प्रति काफ़ी चिंता भी है, बहुत सारे प्रश्न भी है, अवेयरनेस, अनअवेयरनेस, बहुत सारे प्रश्न। मैं जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जब आप जाते हो भीड़ में, तो जब आप जनता के बीच में गए, लोगों का प्रेम है, लोगों का प्रेम मिलता है, सम्मान होता है, जिसके लिए उनका तहे दिल से हमेशा धन्यवाद देता हूँ। आप एक IRS ऑफिसर रहे। IRS ऑफिसर होने के बावजूद आपको NCB का जोनल डायरेक्टर बनाया गया, जो नॉर्मली ऐसा होता नहीं। इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए। राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में क्या काबिलियत थी जो ये आपका इस तरह से प्रमोशन हुआ? शुभांकर भाई, बेसिकली अगर आप देखेंगे कि मैं IRS ऑफिसर के पहले आई वॉज इन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑल्सो, सर्विंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड उसके बाद में भी एयरपोर्ट पे करने के बाद में आई वेंट ऑन डेप्यूटेशन टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर 4 years। देन आफ्टर दैट इंटेलिजेंस में ही काम किया हूँ मैंने मोस्ट ऑफ माई करियर। सो चूँकि थोड़ी बहुत एक्सपर्टाइज हो चुकी थी इस चीज़ में, फॉर दैट रीज़न देन आई वॉज ब्रॉट इन टू NCB ऑन लोन बेसिस, बेसिकली 6 महीने के लिए, नॉट ऑन डेप्यूटेशन ऑल्सो। तो थोड़ा बहुत जानकार था लॉ के बारे में, इसके लिए आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर। आप एक कुछ मित्र हैं पुराने, उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा समीर साहब जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट वालों को भी नहीं छोड़ते थे। एक किस्सा सुनाया लोगों ने कि सिंगापुर से कुछ लोग लौट रहे थे TV लेके, आपने कहा भाई साहब अधिकारी हो तो क्या वो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी? सच है ये? क्या है पता है शुभांकर भाई, अगर आप कोई भी यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट द लॉ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप एयरपोर्ट पे कार्यरत हो, कहाँ पर भी आप कार्यरत हो, अगर आप उसमें पक्षपात करेंगे अपने लोगों के साथ में, इनफैक्ट मेरी सिस्टर भी जब आती थी वो टाइम पे, शी वॉज स्टेइंग इन इटली विथ हर चिल्ड्रन एंड विथ हर हस्बैंड, सो वो भी आती थी, तो एज एन एग्जाम्पल मैं उसके भी बैक चेक करता था। सो इट वॉज कि आप यू कैन नॉट हैव डुअलिटी इन लाइफ बेसिकली। बहन ने कभी कहा नहीं कि नहीं, बहुत गाली दी, मोबाइल फोन निकल जाने दो, शायद पिटाई भी बाद में करी होगी कि व्हाई आर यू ट्राइंग टू एक्ट लाइक दैट, लेकिन अगर मैं ये करने लगा फिर देन दैट मीन्स व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द लॉ इक्वली। बट जैसे यही घटना मैं जिक्र कर लूँ जिसमें आया कि
कई सारे अधिकारी टीवी लेकर बाहर से आए थे उस जमाने में, और आपने कहा इसे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। पहला तो ये सच है ना ये? हाँ, ये आई डोंट नो कि आपको किसने बताया, लेकिन आई रिमेम्बर कि बैच हमारा जूनियर बैच आ रहा था। हाँ। सो उसमें जो फ्री अलाउंस होता था वो 25,000 रुपीज़ का होता था उस ज़माने में जब मैं कार्यरत था। सो उसके ऊपर जो कोई भी आप परचेज करते हो उस पर आई थिंक सो 35-36% ड्यूटी होती थी। तो क्योंकि बच्चे थे, नए सर्विस में थे, अगर उनको वहाँ पर अगर परमिशन मिल जाती तो एक बैड एक प्रेसिडेंस भी सेट हो जाता कि सब चलता है एटीट्यूड। सो दैट डजंट मेक एनीबडी स्पेशल बेसिकली, कोई भी हो, नॉट नेसेसरी कि आप IRS हो या फिर IAS हो, दैट मेक्स यू स्पेशल, इट्स नथिंग लाइक दैट, यू जस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। ओके। अभी इमरान हाशमी की एक फिल्म आई थी एयरपोर्ट पर चेकिंग को लेकर, और काफी चर्चित रही वो फिल्म। उसमें वो कई टन सोना रोकते हैं, दुबई और बाकी जगहों से काम आता है उसको रोकते हैं, और बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने। लोगों ने कहा देश को ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स की जरूरत है। आपने भी अपने करियर में, जब मैं पढ़ता हूं, 17 टन ड्रग्स रोके थे, 185 किलो सोने की तस्करी पर वार किया था। ये बातें लोग कम जानते हैं समीर वानखेड़े के बारे में। शुभंकर भाई, मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, देखिए ये जो स्टैटिस्टिक है, दिस इज नथिंग वेरी ग्रेट और समथिंग लाइक दैट। हर अधिकारी जो यूनिफॉर्म पहनता है या जो सर्विस में आता है, सबको राष्ट्र प्रेम होता है, एंड वी गेट सैलरी फॉर दैट। सो इट इज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स है, समथिंग ग्रेट व्हाट यू डूइंग, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना, एंड एवरीबडी डज दैट जॉब। सेकेंडली, मेरा ये भी मानना है कि देखिए यू आर अ पब्लिक फंक्शनरी बेसिकली, लोगों का अधिकार होता है आप पे आरोप लगाना, कोई भी है ना, अगर आप काम नहीं कर रहे या कर रहे हैं ठीक से, एंड यू हैव टू आंसर दैट प्रॉपर्ली। सो आई कैन नॉट सिट एंड क्रिप के मेरे पर ये क्यों एलिगेशंस लगे वो नहीं लगे। मैं एक और चीज़ को ये भी मानता हूँ, और डीपली आई थिंक अबाउट इट, कि जब भी आप कीचड़ साफ करते हो, कीचड़ में हाथ डालते हो, तो आपके गिरेबान पे भी कीचड़ उड़ता है, आपके हाथ भी गंदे होते हैं। सो आई ट्रीट दैट लाइक दैट। पब्लिक को कोई प्रश्न हो, कोई एजेंसीज को प्रश्न हो, मैं बैठा हूँ वहाँ पर आंसर देने के लिए। मुझे ना कुछ छुपाना है, ना मुझे कोई चीज़ को डरना है या भागना है। वॉट एवर इज देयर, आई एम सिटिंग हियर टू आंसर पीपल। नहीं तो क्या हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है या कानून इतना लचीला है कि एक हाई प्रोफाइल केस आए तो पूरे सिस्टम की नींव हिल जाए? एक ऑफिसर जिसको हम आइडल के तौर पर देख रहे थे, पोस्टर बॉय के तौर पर देख रहे थे, उस ऑफिसर की इज्जत पानी सब उछाल दी जाए, जात धर्म, लड़का बच्चा, माता पिता सब खोल के रख दी जाए एक हाई प्रोफाइल केस में? इतना लचीला सिस्टम। शुभंकर भाई, देखिए जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं एक IRS ऑफिसर हूँ, एंड आंसरेबल टू दी पब्लिक, आंसरेबल वॉट एवर, यहाँ पर कोई प्राइवेसी मेरी तो नहीं एटलीस्ट, लेकिन एक बात का ज़रूर मलाल है, एक चीज़ की आई फील बैड अबाउट इट, कि मेरे कार्य करने पर मेरे मृत माता के बारे में पूछा जाता है, लांछन लगाए जाते हैं मेरे मृत माता पे, उसके बाद में पिताजी के बारे में बातें बोली जाती है, मेरी वाइफ को धमकियाँ आती है, सिस्टर के बारे में बातें होती है। सो वो चीज़ एक आपके कार्य करने के बाद में या फिर आपकी ड्यूटी करने पर अगर ये सब चीज़ें होती तो आपको ज़रूर बुरा लगता है। लेकिन अगेन ये भी कहना चाहूँगा कि महाकाल का आशीर्वाद है कि घर में मेरी दुर्गा और लक्ष्मी शक्ति भी है, तो सब केपेबल है ये सब चीज़ों को झेलने के लिए और फाइट बैक करने के लिए। आप हिंदू हैं? ऑफ कोर्स। आपने महाकाल का जिक्र किया। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब आपका इंटरव्यू मैं करने वाला था, हाँ, कि समीर जी से पूछेगा वो तो कुछ लोगों को प्रश्न थे, कुछ जिनके कि वो दलित हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, नहीं तो हैं क्या वो? नहीं, यहाँ पर वेरी सिंपल, आई वुड लाइक टू आंसर दैट, कि कुछ लोगों की मंशा थी मुझे कुछ और बनाने की, लेकिन अभी भी हमारे देश में संविधान है, अभी भी हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है ठीक से। कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे, उस आरोप के बाद में दे फेस्ड 2 SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट्स, एंड माननीय कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने भी काफ़ी बड़ी जांच करी थी उसके बारे में, जब मीडिया में जब किसको कंट्रोवर्सी करना है, लेकिन जो सत्य वो सत्य होता है। आप कितने दिन उसको च्युइंगम की तरह सत्य क्या था? क्योंकि अभी भी जब मैंने आपको लेकर पोस्ट डाली कि मैं समीर वानखेड़े साहब का इंटरव्यू करने वाला हूँ 2000, यस प्लीज, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनसे पूछेगा कि वो SC हैं या फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर नौकरी पा गए थे, वो मुसलमान हैं, समीर वानखेड़े ने शादी की थी, निकाह किया था, उनका बच्चा मुस्लिम है। मुझे बहुत व्यक्तिगत सवाल लगे ये, नवाब मलिक जी ने। आई वुड लाइक टू आंसर दैट, आई वुड रियली लाइक टू आंसर दैट, और ये जनता तक जब सवाल उठे हैं तो उसका जवाब भी देना चाहिए, दायित्व बनता है मेरा। सबसे पहले जब कुछ कुछ लोगों ने जब एलिगेशन, नवाब मलिक साहब ने, मैं नाम लेता हूँ, आपकी मजबूरी होगी, मैं स्ट्रेट बोल सकता हूँ। देखिए आपका अनकोटेड है शुभंकर भाई, आपका इंटरव्यू इतना सीरियस होता है, मैंने क्लिप्स देखा है, तो मुझे नॉन सीरियस लोगों के नाम नहीं लेना है इस इंटरव्यू में। सो आई वुड लाइक टू कीप द गरिमा ऑफ योर इंटरव्यू, ठीक है, तो इसके लिए ऐसे लोगों के नाम नहीं लेता मैं। सेकेंडली, जब ऐसे आरोप लगे थे मेरे ऊपर,
तो उस दौरान देयर वाज अ कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी, प्रॉपर इंक्वायरी बैठी गई थी। अगस्त 14, 2022 में कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने जितने भी आरोप लगे थे सबको खारिज किया है। एंड दे नो कि मेरी फैमिली राइट फ्रॉम बिफोर पुश्तैनी से वी बिलोंग टू दी शेड्यूल कास्ट महार परिवार से। मेरा पूरा गांव है और सदियों से परंपरा से हिंदू महार परिवार से है, जो बाद में बुद्धिज़्म को आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म बाद में स्वीकार किया 1956 में। तो हमारा परंपरा वही है, हमारा ब्लड वही है, हमारा खून वही है। सेकेंडली मेरे पिताजी ने बेसिकली लव मैरिज हुई थी 1978 में। माई मदर वॉज फ्रॉम हरियाणा, मूर्थल एक गाँव है यहाँ पर। तो हरियाणा से पराठे बड़े फेमस है, पराठे काफ़ी फेमस है। तो मेरी माँ वहाँ से आती थी, तो शी वॉज बिलोंगिंग टू अ मुस्लिम कम्युनिटी। तो हमारे हिंदुस्तान में जो फादर होता है, जो पैटर्नल होता है, वही रिलीजन माना जाता है। तो वी वर रेज्ड एज बिलोंगिंग टू द महार कम्युनिटी। सो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका रिलीजन क्या है। लोगों को कंट्रोवर्सी करनी थी, दे ट्राई टू डू एंड दे फेल्ड मिजरेबली। हालांकि पॉलिटिक्स में कई बार लोग मम्मी का भी सरनेम का ले लेते हैं, हाँ, फादर छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा मुझे गर्व है शुभांकर भाई, मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैं महार परिवार से आता हूँ। मेरे फादर हिंदू महार परिवार से आते हैं जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, और मेरी मदर मुस्लिम फैमिली से आती है। तो मैंने दोनों कल्चर्स मेरे घर में देखा और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। तो इसके लिए जो लोग इस चीज़ पे लांछन उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको भी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए क्या कह रहे हैं। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दे शुड थिंक एंड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ। बट मेरे जहन में जब आपके बारे में पढ़ रहा था, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था। आपके फादर भी सर्विस पे थे? बिल्कुल। तो एक पिता जिसने जिंदगी भर काम किया, जब उसके नाम को लेकर क्वेश्चन होने शुरू हुए, उसके पहचान को लेकर क्वेश्चन शुरू हुए, वॉज इट अनकंफर्टेबल? ये क्या आपके जहन में चला? क्योंकि आपकी लड़ाई थी। मुझे वही लग रहा था कि मेरा काम है ड्रग्स पकड़ना, राष्ट्र के जो एंटी नेशनल्स है उनको पकड़ना, उन पे कार्रवाई करना, या फिर मेरे माँ बाप की हिस्ट्री जानना। वो टाइम पे तो ऐसा लगा था कि एक कार्य करने पर ये सब चीज़ें हो रही है, ड्रग्स पकड़ना अलग रह गया। यहाँ पर तो समीर वानखेड़े के फादर का नाम क्या, समीर वानखेड़े की कास्ट क्या। आई मीन दैट वाज सो वियर्ड। और इतनी ये लोगों में जो प्रश्न उठाते हैं, अरे इतना तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि जब आरोप लगते हैं, हमारा सिस्टम है, संविधान है हमारा, अगर कोई आदमी फेक सर्टिफिकेट बनाता है या कुछ भी करता, अभी तक तो जेल में होता। इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस, ये सब जो लोग प्रश्न उठाते हैं उस चीज़ की। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगस्त में माननीय कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने इसे पूरे एलिगेशंस को खारिज कर दिया। बट ये क्या अपमानजनक नहीं था आपके पिता के लिए, आपके लिए, कि पहचान साबित करना पड़ा जब काम को लेकर बात चली थी? नहीं, ठीक है, इसे एक चैलेंज की तौर पे लिया था हमने, एक स्ट्रगल की तौर पे लिया था। और मुझे ये पता था कि ठीक है, कंट्रोवर्सी जिनको करना है थोड़े दिन 5-6 महीने करेंगे, उसके बाद में जो सत्य हो बाहर आएगा। लेकिन लेट मी, इससे ना भागना है ना डरना है, इसका मुंह तोड़ डट के जवाब देना है, जो किया मैंने। एक और चीज मेरे जहन में आई, क्योंकि एक समय रहा जब आप पर चौतरफा वार हो रहा था, और मैं भी टीवी बिल्कुल हिस्सा भी हूँ, टीवी देख भी रहा था मैं। आपकी स्वर्गीय माँ की धार्मिक पहचान को बहुत इश्यू बनाया गया। नहीं, मेरी उनके कब्र की तस्वीरें ली गई, टीवी पर दिखाई गई। तो एक लड़ाई जिसमें आपके ऊपर एलिगेशन है, आप सही हो गलत हो, कोर्ट में मामला चल रहा है, वो सब अपनी जगह पर, लेकिन एक स्वर्गीय माँ का कब्रिस्तान की तस्वीर को दिखाना नहीं। लेकिन शुभांकर भाई, वो चीज़ मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। समय है आगे, उस चीज़ को भूला नहीं हूँ मैं। कोई भी व्यक्ति नहीं भूलेगा। आपकी कोई भी एक व्यक्ति हो, अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अगर ऐसा प्रकार का अवमानना होता है तो फिर डट के लड़ेंगे और डट के जवाब देंगे उस चीज़ का। तो इस घटना से क्या रहेगी आपके मन में? क्योंकि मुझे भी लगता है कि हिट करना चाहिए, लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं। जब लोगों ने किया है तो फिर उसका जवाब देंगे, समय है। शिकायत है इस बात की आपके जहन में? शिकायत बहुत, इट्स अ वेरी स्मॉल टर्म। क्या चलता है फिर मन में, जितना इज़हार कर सकते हैं? मन में बहुत चीज़ें चलती है, लेकिन समय का चक्र पे विश्वास है। इंतजार कर रहे हैं आप। मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली। अखबार जब आप पढ़ते हैं और ये सारी खबरें आपके खिलाफ आती हैं, बातें होती हैं परिवार में इन सब के बारे में? देखिए, अभी मैं तो परिवार से ये डिस्कस करता नहीं हूँ, मेरे काम के रिलेटेड या फिर जो कोई भी स्ट्रगल्स होते हैं, ये अप्स एंड डाउन से मैं फैमिली में डिस्कस भी नहीं करता। और बाकी का फैमिली को हैबिट भी हो गई है बेसिकली ये सब चीज़ों की, कि इसके वजह से हमको तकलीफ होती है, तो वो भी। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत मेरे पिताजी को धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरी सिस्टर को और मेरी पत्नी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे कार्य से जो उन्होंने दिन देखा, लेकिन एक ने भी आज तक कोई ऐसा नहीं बोला कि समीर तेरे वजह से ही हो रहा है, स्टॉप दिस। उनका यही कहना है कि तू लड़, सच्चाई के लिए लड़, जितनी हिम्मत है उतना लड़, हम तेरे साथ में। आपकी मॉम
इस दुनिया में नहीं है, फादर बिल्कुल। क्योंकि वर्दी में रहे तो Retired शायद है। मेंटली टफ रहे होंगे। बिल्कुल आपकी पत्नी को लेकर भी बहुत सारी बातें की गई, बिल्कुल उनको भी घसीटा गया। बिल्कुल। मैंने कहीं सुना कि ऑफ द रिकॉर्ड आप ही शायद बता रहे थे कि उनको धमकियां कहीं आई हैं। अब देखिए वाइफ का क्या रोल रहा इस पूरी घटनाक्रम में? वाइफ का ऐसा था कि जब आप एक पोस्ट पे कार्यरत होते हैं, जब आप पे आरोप लगते हैं, सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, और हमारे कंडक्ट रूल्स भी होते हैं कि आप उस चीज़ का यू कैन नॉट, मैं जा नहीं सकता प्रेस में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकता हूँ अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं गलत आरोप भी नहीं लूँगा। तो ये मेरे परिवार ने देखा, क्रांति ने लड़ाई की, मेरी सिस्टर ने लड़ाई करी, मेरे पिताजी ने लड़ाई किया, क्योंकि मैं गलत नहीं था, और आगे भी लड़ेंगे। और जब समय आया डेफिनेटली आई विल टॉक। मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ, कोर्ट में इस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। रही बात क्रांति की कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के फ़ैन क्लब्स होते हैं, फैन यूनिवर्स होते हैं कुछ लोगों के, एंड दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि कभी पाकिस्तान से धमकियाँ आती है, कभी बांग्लादेश से धमकियाँ आती है, कभी यूएई से, यानी बच्चों को हार्म करने की धमकियाँ, आपके बच्चे ये स्कूल में पढ़ते हैं, क्रांति को हार्म करने की धमकियाँ आती है। ये जो कायर लोग की जो पहचान होती है कि सामने तो धमकियाँ देते नहीं, कभी लेटर्स लिखते हैं, कभी ट्वीट करते हैं, कभी डीएम करते हैं, कभी फ़ोन करते हैं, डायरेक्टली फ़ोन भी करते हैं, तो पुलिस को भी इत्तला किया जाता है, एफआईआर रजिस्टर होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो जिस सिस्टम का आप हिस्सा रहे, वहां पर आप बहुत ताकतवर व्यक्ति रहे हैं, अभी भी आप अधिकारी हैं, सिस्टम में आप भी शिकायत करने आते हो बेबस होकर कि देखो परिवार को धमकी? नहीं, मैं बेबस तो नहीं हूँ, बिल्कुल बेबस नहीं हूँ। परिवार को धमकी आ रही है पिता के तौर पर, तो बेबसी आती है। महादेव के कृपा से मेरे कंधे मजबूत है, मेरे हाथ मजबूत है अपने परिवार का सिक्योरिटी सुरक्षा करने के लिए। बेबस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और एक स्नाइपर हूँ, एक ट्रेंड शार्प शूटर स्नाइपर हूँ। जब तक परिवार के साथ में हूँ, उनको सुरक्षित करने का दायित्व भी है और ट्रेन भी हो करने के लिए, तो बिल्कुल भी बेबस, लाचार या किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं मुझे। आपने अलग से जोर दिया कि ट्रेंड स्नाइपर हूं मैं। आप उन लिमिटेड लोगों में से थे जिन्हें भारत सरकार की तरफ से भेजा गया था। यूएस गए थे आप? यूएस में, yes. जहां पर आपने ट्रेनिंग ली थी। yes. अब फिर मेरे जहन में ख्याल आता है, आपके पिताजी हिंदू से बौद्ध में कन्वर्ट हुए। बाबा कन्वर्ट नहीं हुए, वो मानने लगे, क्योंकि उस दौर में बहुत सारे लोग बाबा साहब, बिल्कुल 56 में जितने भी महाराष्ट्र में थे, सबने बौद्ध धर्म नागपुर में, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो पूरी लड़ाई थी वो इसी के खिलाफ थी, जात पात संघर्ष जो था सिस्टम के खिलाफ था। बिल्कुल। अब समीर वानखेड़े जिनके पिता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समीर वानखेड़े जिन्हें भारत सरकार ने बाहर भेजा था स्नाइपर के लिए, किसी मोमेंट ये लगा यार कि सारी काबिलियत मेरी एक तरफ धरी रह गई, आखिर में आ गए मेरे जात पे, मेरे धर्म पे, इस देश में काबिलियत की, हाँ यही आखिर में मैटर करता है? शुभांकर भाई देखिए, एक चीज़ तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं एक चीज़ के लिए, कि उन्होंने हर अपॉर्चुनिटी दी, अच्छे महकमे में काम किया, ट्रेनिंग अच्छी करी, सो कोई शिकायत की बात तो है नहीं। कल को इफ़ आई रिज़ाइन या फिर और रिटायर, वॉट एवर डेस्टिनी, किसको कुछ पता नहीं है आगे आदमी क्या करने वाला है, तो कोई चीज़ का मलाल नहीं है। धन्यवाद ही दूंगा भारत सरकार का कि उन्होंने इस काबिल समझा कि आपको बहुत सारे महकमे में रखा है। रही बात दूसरी, आपके प्रश्न की दूसरे सवाल की, कि ये धरा रह गया, कभी कभी लगता है कि ये जो कंट्रोवर्शियल टाइम का अगर बेटर यूज़ होता तो और बहुत सारे ड्रग मॉड्यूल्स है, बहुत सारे जो एंटी नेक्शल्स है, उनको लॉ फेस कर लेता, लीगल कार्रवाई होती, लेकिन ठीक है नंदनलेस। एक सफल दलित अधिकारी क्या समाज में खटकता है, आखिर में लोग उसकी जड़ें देखते हैं, या क्योंकि इतना बड़े जगह पर आपने हाथ किया था इस वजह से आपने ये सब झेला? शुभांकर भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरे करियर में लगभग अभी 20 साल की सर्विस मेरी हो गई है, 2006 से मैं कार्यरत हूँ, तो 20 साल हो गई है। लेकिन 20 साल में कभी भी कार्य करते समय या फिर ड्यूटी के टाइम पे मैंने कभी ये चीज़ का फील नहीं किया मैंने इस चीज़ को। आपकी काबिलियत, आपकी जो कार्य पद्धति हो, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते, कभी भी सीनियर्स से या फिर कभी भी महकमे में देखा नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद में 2021 के बाद में कुछ प्राइवेट लोग हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग हैं जिनके ऊपर कभी कार्रवाई की हुई, जिनके कभी परिवार पे कुछ कार्रवाई करी होंगी मैंने, तो वो जो सामाजिक तौर पे काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये आ गए थे जिनके पास में कुछ प्रकार के पावर्स वगैरह होते हैं, तो ये लोगों ने इस चीज़ का गैर फायदा उठाया। देखिए, परसेप्शन लोग कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ होती है इस देश में। आप नेता हो, अभिनेता हो, एंकर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, परसेप्शन बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि देश की जनता वैसे ही देखती जैसे नजरिया बनाता है। अब ये सवाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस एजेंसी से आप थे उस एजेंसी ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। अब इसे आप अपनी जांच की नाकामी मान रहे हैं,
या फिर शाहरुख खान की रसूख की जीत? और इसके साथ एक सवाल जो लोग ऐड करते हैं कि क्या फिर समीर वानखेड़े करप्ट थे? उन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए केस बनाया क्योंकि इससे वो रातों रात स्टार बन जाते। कैसे इसको काउंटर करें? मैंने मेरे करियर में लगभग 3,500 केस किए हैं। ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसे केसेस नहीं थे, पहले भी बहुत केसेस किए हैं। मेरे लिए या फिर कोई भी एक अधिकारी हो, उसके लिए फेस मैटर नहीं करता या फिर उसके लिए कोई नाम मैटर नहीं करता। उसके लिए सिर्फ संविधान और जहाँ पर आप कार्यरत होते हैं वहाँ के कायदे मैटर करते हैं। सो मेरे लिए कोई बड़ा व्यक्ति या छोटा व्यक्ति कुछ नहीं होता है, क्राइम एक होता है। दूसरी बात है, आपने जो डिटेल में इस केस के बारे में पूछा है मुझे, तो मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, ना ही मुझे इस प्रश्न से कोई छुपाने की बात होती है या फिर भयभीत होता हूँ। 2023 में मैंने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है मई महीने में कि मैं इस केस के बारे में, कुछ लोगों ने इसका प्रश्न उठाया था कि समीर वानखेड़े मीडिया में बात कर रहा है इस केस के बारे में या फिर ही इज़ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन। तो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया था मुझे एक हलफनामा एफिडेविट देने के लिए कि आप केस के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ सवाल उस परसेप्शन को लेकर सर था कि आम आदमी परसेप्शन देखता है। आम आदमी ने ये देखा कि आपने एक व्यक्ति को उठाया जो बड़ा आदमी था, बिल्कुल, उस पर महीनों बातचीत चली, फिर एंड में आया कि वो छूट गया, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और अब आप संघर्ष कर रहे हैं। तो जो एक कॉमन परसेप्शन की बात कर रहा हूं, मैं उस केस की डिटेलिंग में जा ही नहीं रहा। बिल्कुल, उस परसेप्शन में सवाल ये आता है कि या तो आप गलत थे या सिस्टम ने आपको कमजोर किया, और अगर सबूत पक्के थे तो फिर केस ताश के पत्तों की तरह क्यों गया? या इस देश में दो तरह के कानून है कि जब ताकतवर आदमी आता है तो अलग हो जाते हैं, क्योंकि आप तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, हमने जब शुरू में कॉन्फिडेंट थे नहीं शुभंकर भाई, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट। मुझे एटलीस्ट ये एक मौलिक अधिकार है, नॉट बीइंग एन IAS ऑफिसर, नॉट बीइंग समीर वानखेड़े, लेकिन एज एन इंडियन अधिकार है कि जब भी गलत है तो मैं गलत उस चीज़ को बोल सकता हूँ, जब भी सही है तो सही बोल सकता हूँ। ये तो समय बताएगा, क्योंकि बहुत सारे लिटिगेशंस भी चल रहे हैं कौन सही कौन गलत है। और मुझे मेरे भारतीय न्याय प्रणाली पे एटलीस्ट एक चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ, ये चीज़ के लिए कि आज भी हमारे भारतवर्ष में जो न्याय प्रणाली है, जो जुडिशियल सिस्टम है, बहुत स्ट्रांग है। और जुडिशियल सिस्टम की ऑनेस्टी और इंडिपेंडेंस के कारण हमारे जैसे अधिकारी फियरलेसली काम करते हैं और बचे हुए हैं अगेंस्ट काइंड ऑफ रॉन्ग एक्शंस बेसिकली। तो यू आर सेइंग द वॉर इज नॉट येट ओवर? वॉर तो संघर्ष ही है, सच्चाई की लड़ाई है, वही बात कर रहे और मैं आदी हूँ उस चीज़ का। सच के अलग अलग एक नजरिया आपका, एक नजरिया दूसरे लोगों का होगा। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि आपके नजरिए का जो सच है वो अभी अधूरा है, अभी भी बाकी है, अभी भी अधूरा है। समय बताएगा कौन सत्य कह रहा है या कौन झूठ कह रहा है या सत्य क्या है। कई लोग मान रहे थे आप शायद टूट गए होंगे, बिल्कुल तो नहीं, एकदम हाई पिच करे कह रहे हैं कि अभी भी लड़ाई बाकी है। शुभंकर भाई देखिए, आप यू कैन नॉट रिमूव अ वॉरियर आउट ऑफ अ मैन बेसिकली। लड़ाई आप कभी भूल नहीं सकते। पहले चोर उचक के, गैंगस्टर्स, एंटी नेशनल्स, उनके साथ लड़ रहा हूँ, अभी कुछ अलग लोगों से लड़ रहा हूँ। तो पहलू थोड़ा लोग जो समाज में जो गलत प्रकार के लोग हैं, जो आरोप लगाते हैं, जो सिस्टम में काइंड ऑफ एनार्की करते हैं, उन लोगों के साथ मैं फाइट कर रहा हूँ। बट एक सवाल चलो मैं अपने कॉमन मैन की तरह पूछ लेता हूँ आपसे। मैं फिर कोर्ट की डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, जहां आपको लगेगा कि मैं बैरियर क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि आपने एफिडेविट दिया है, आप मुझे टोक देना, मैं वहां मान जाऊंगा। बिल्कुल। एक कॉमन आदमी की तरह मेरे मन में सर ये सवाल आता है कि आपकी शाहरुख खान की चैट्स की बड़ी चर्चा हुई, सबने दिखाया, बात की। अब मेरे जहन में आया कि अगर कोई छोटा आदमी होता तो क्या समीर वानखेड़े उसे उतना एंटरटेन करते, उतना जवाब देते? आप ऑनेस्टी पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं ये केस जो चलेगा वो अलग है, मैं ह्यूमन पार्ट की बात कर रहा हूं। बिल्कुल कि वो शाहरुख खान था इसलिए 15 दिन तक चैट चल गई। देखिए शुभंकर भाई, ना मैं मूवीज देखता हूँ, ना मुझे कोई द काइंड ऑफ, मैं ना किसको खुश करना चाहता हूँ, ना मुझे फिल्मों में इंटरेस्ट है, ना मैं देखता हूँ उस चीज़ को। तो मुझे ये ग्लैमर वगैरह ये सब चीज़ें समझ में आती नहीं, पहली बात। सेकेंडली, वो चाहे कोई भी होता, मैं इस केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी होता, मेरे ऑफिस में उस समय और अभी भी काफ़ी लोग आते हैं। इनफैक्ट जब भी नशा मुक्ति भी करता हूँ तो 2-2, 3-3 घंटा काउंसलिंग सेशंस करता हूँ। तो इट इज़ नॉट दैट कि कोई XYZ पर्सन आपसे बात कर रहा है। आज भी मेरे मोबाइल फ़ोन में रैंडमली अगर आप देखेंगे भी, दिन भर आधा दिन नशा मुक्ति की बातें चलती है कि किसको क्या रिहेबिलिटेट करना है, किसको कौन से सेंटर में डालना है, कौन सा एक्ट है, कौन से पुलिस स्टेशन को बोलूँ कि वहाँ पर ड्रग का इशूज़ चल रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे लिए ना फेस है, ना मुझे कोई ग्लैमर का इशू है,
ना मुझे कोई लाइकिंग तो आप ये डिसलाइकिंग। कह रहे हो कि जनता ये विश्वास कर ले कि अगर एक रैंडम आदमी के बच्चे को आपने पकड़ा होता और वो रैंडम आदमी आपसे रिक्वेस्ट करता कि साहब मेरा बच्चा आपकी तरह बनना चाहता है, जैसा शाहरुख भाई लिख रहे थे, तो आप उसको भी उतना एंटरटेन करके reply करते? 100% बिल्कुल। मुझे ना वो चीज का कोई जैसा आपने You haven't entertained because he was एब्सोल्युटली Shah Rukh नो Khan. नो 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 एब्सोल्युटली नो। जैसा मैंने आपसे अगेन आई वुड लाइक टू रिटेरिएट, ना मैं मूवीज देखता हूँ ज़्यादा और ना ही मुझे इस चीज़ का शौक है जो काइंड ऑफ किसको खुश करने की कोशिश करूँ। पर हमने तो आपको मूवी में देखा है। वो तो अभी और आप कोर्ट में देखेंगे। हमने तो आपको मूवी में देखा, मैं तो देख रहा था। मैंने कहा आप कहाँ से आ गए? फिर मुझे रियलाइज हुआ कि क्या ये क्रिएटिव तरीका है बदला लेने का या ये बिलो द बेल्ट वॉर है? नहीं, एक चीज़ तो मानना चाहता हूँ। हाँ। एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों की ज़िंदगी में इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि दिन रात या फिर सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन कि भूल नहीं पाते बेसिकली। चलो आर्यन खान आपको लाइफ में नहीं भूल सकते हैं आपने। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट, बट नॉनदलेस कुछ उसमें जो बातें थी जो मुझे थोड़ी विचित्र सी लगी, जैसा कि सत्यमेव जयते, फिर बाद में कुछ जेस्चर्स वगैरह थे। एंड व्हेन ए केस इज गोइंग ऑन इन द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, तो उस प्रकार आप इस केस के बारे में या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते पब्लिक में व्हेन द केस इज़ लाइव। तो एंड सेकेंडली हमेशा कोई लॉ इन्फोर्समेंट हो या फिर पुलिस हो, हमेशा उसकी छवि ऐसे क्यों बताया जाता है एक मजाक के तौर पे, या करप्ट प्रिज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी पुलिस वाला हो, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट वाला हो, करप्ट होगा या फिर फनी होगा। क्यों ऐसा होता है? उन्होंने आपको बेइज्जत करने के लिए वो सीन दिखाया नहीं, था। जिसको भी बेइज्जत करने की कोशिश करे, पर्टिकुलरली उसको देखकर एक जनता को जो क्लियर मैसेज था, दो चीजें आई थी। एक जवान फिल्म में बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, और एक बैट्स ऑफ बॉलीवुड में जो आर्यन खान का वो सीन था जिसमें लोगों को ऐसा लगता था कि आपको रेप्लिकेट किया जा रहा है। देखिए शुभांकर भाई, ये जो पहले आपने ये मूवी, जैसा मैंने कहा देखता नहीं हूँ, लेकिन ये डायलॉग्स बेसिकली ऐसे डायलॉग्स होते हैं, दीज आर वेरी रोड साइड डायलॉग्स बेसिकली। एंड कोई भारतीय संस्कृति में ऐसे वर्ड बाप वाप इस्तेमाल नहीं करता, तमीज़ से बात करते हैं, सम्मान दे के बात करते हैं अपने पिताजी से बेसिकली। तो मैं ऐसे रोड साइड डायलॉग्स पे कोई जवाब टिप्पणी दे के आई वुड नॉट गो बिलो द लेवल। सेकेंडली जब भी हाँ मुझे लगा कि ये आउट ऑफ हैंड हुआ है, तो आई हैव टेकन द लीगल एक्शन, आई हैड अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट, एंड अभी 12 तारीख को उसकी हियरिंग है बॉम्बे कोर्ट में। बट जब पहली बार वो रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट नहीं हुआ शुभांकर भाई वो। हाँ, मतलब मैं वो बात समझ रहा हूँ। हाँ, बट मैं अगेन आई एम सेइंग इट्स अबाउट परसेप्शन। बिल्कुल, मैं पत्रकार हूँ, मैं उसकी डिटेलिंग पढ़ूंगा, बाकी उसके हेडलाइन पढ़ते हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं फ्लैशी बताने के लिए, रिजेक्ट हुआ, लेकिन बेचारे बेबस हो जाते हैं, वापस से कोर्ट में केसेस आ जाते हैं। सो इट इज नॉट रिजेक्टेड, इट इज ऑन ज्यूरिसडिक्शन पॉइंट वेयर द ऑनरेबल कोर्ट हैज गिवन परमिशन टू फाइल दैट इन द रेलेवेंट कोर्ट, एंड 12th को हियरिंग इज कमिंग। लड़ाई जारी है, सत्य की तलाश है, और अंत तक लड़ते रहूंगा एट एनी फोरम। आप लाइफ में थोड़ा फन कैरेक्टर भी है, सब सीरियसनेस ही आप में? अभी जो है वो है, आई मीन जो नेचुरल है, आई डोंट आप जोक्स ले लेते हैं इजिली, मतलब हल्के फुल्के वाले? देखिए अगेन जोक्स के ऊपर ऐसा है कि अगर आप ऐसे प्रकार की चीज़ें जो अभी पहले हुई हैं, तो आप आपके परिवार के साथ कीजिए, आपके फ्रेटर्निटी के साथ कीजिए, आप मेरे एक्सपेंस पे ये नहीं कर सकते। अगर आपने मेरा एक्सपेंस पे किया तो आप जवाब लेंगे। बट डू यू बिलीव दैट वाज टू मच, कि वो आपको प्रोवोक करने जैसा था कि सी हम भी कर सकते हैं, हम भी तुमको देश भर में एक इमेज बना सकते हैं, मतलब वो आपको प्रोवोकिंग लगा? देखिए इमेज बनाना, वाज दैट टू मच जो बैट्स ऑफ बॉलीवुड में देखा? शुभांकर भाई, इमेज बनाना तोड़ना ये तो सब महादेव के हाथ में होता है, कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, कितना भी करने के बाद भी। सही कहता, वाज दैट टू मच, एक प्रोवोक करने जैसा था बैट्स ऑफ बॉलीवुड में था? सी आई फेल्ट समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट which was not expected out of so-called people, basically so-called big people, so I took the legal recourse of that. अगर नॉर्मल लगता तो शायद अवॉइड करता, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो अवॉइड करने की चीज़ है। ठीक है। एक जांच, हालांकि इस कोर्ट केस चल रहा है, इसमें कई सारे रूमर्स भी सर आए थे कि लास्ट मोमेंट में नाम जोड़ दिया गया। मैं इसको फिर समराइज करके पूछ ले रहा हूँ मैं, क्योंकि उस केस पे हम बहुत डिटेल बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या उस केस में जो बातें आपने शुरू में कही, जो स्टैंड था, वो सच था? देखिए अगर आप शुभांकर भाई इसको थोड़ा रिसर्च भी करेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दैट, कि ये सब जो चीज़ें जो रिपोर्ट्स आई थी, तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने
ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है कि जो एसईटी बनी थी, स्पेशल इंक्वायरी टीम, सो दोज थिंग्स कैन नॉट बी टेकन बेसिकली, बिकॉज उसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स हुई थी, गठन में फाइंडिंग्स हुई थी, एंड दोज थिंग्स वर बेसिकली हेल्ड टू बी लीगली अनटेनेबल. ये जो आप अभी जो केस के बारे में आपने कहा है, तो एटलीस्ट दिस आई कैन शेयर, दैट ऑर्डर इज ऑनलाइन अवेलेबल. लेकिन बात ये है कि मैं उस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीट सकता. मेरे पास में वो मीडिया नहीं हर चीज़ का प्रचार करूँ बेसिकली. सो दोज थिंग्स पीपल डोंट नो बेसिकली. आपको पूरा देश सुनेगा यहाँ से, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ. अगर आप चाहें तो मैं स्पष्ट तौर पर पूछ सकता हूँ. मैं बिल्कुल. क्या आर्यन खान ड्रग एडिक्ट थे? देखिए, मैं उस बारे में अगेन, उस दिन ड्रग था. मैं शुभांकर भाई, जैसा मैंने आपसे कहा, पब्लिक डोमेन में अगर उतने बताना हो तो शुभांकर भाई, मैं कहना तो बहुत शेयर भी करना चाहता हूँ, बोलना भी बहुत चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जो एफिडेविट दिया, तो मैं केस को या फिर कोर्ट का अवमानना नहीं करना चाहता हूँ. इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं उस बारे में, उस टॉपिक को या फिर उस केस के बारे में. आप सही थे उस दिन. मैंने अभी भी कहा है और पहले भी कहता आया हूँ, जो मैंने किया है ये केस में नहीं, मेरे पूरे करियर में आई हैव डन एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और मुझे कोई भी चीज का कोई रिग्रेट नहीं. ठीक है. मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की हेरोइन मीडिया से गायब हो गई थी. ये वाला जो केस था आर्यन खान का, ये देश भर में महीनों तक चर्चा में चलता रहा. एक अफसर के तौर पर क्या कभी ये परेशान किया कि इतना बड़ा ड्रग नेटवर्क जो था उस पर रहस्यमय मीडिया में खामोशी, और एक स्टार आया तो चारों तरफ सनसनी? देखिए, मैं आपको ये थोड़ी सी मैं ट्राई करूंगा आपको थोड़ा समझाने के लिए. क्या होता है कि यू आर फ्रॉम द मीडिया फ्रैटर्निटी, हम लोग लॉ इन्फोर्समेंट से होते हैं. ऐसे हर दिन बड़े बड़े केसेस होते हैं बेसिकली. आई वुड लाइक टू टेल यू, 20-21 के मैं आपको बता रहा हूँ. कोस्ट गार्ड केसेस रेगुलरली करते हैं, नेवी केसेस रेगुलरली करते हैं, मुंबई पुलिस, दे डू DRH, दे डू रेगुलर केसेस. ये बात है कि एटलीस्ट पकड़ा है ना किसने, छोड़ा तो नहीं है किसने, उसको पकड़ा है, इंटरसेप्ट किया है. रही बात अरेस्ट करने की, रही बात इन्वेस्टिगेशन करने की, बहुत समय ऐसा होता है कि उसमें कोई फेस वैल्यू सेलिब्रिटी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो बहुत टाइम है कि वो न्यूज़ भी नहीं चलती है. इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, रिमांड में क्या हो गया, चार्जशीट फाइल हुई है, तो पीपल हर दिन दे डोंट कैरी ऑल्सो, एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड ऑल्सो, टू बी वेरी फ्रैंक. अगर जिसमें पढ़ने में कोई जूस या फिर समथिंग इज नॉट देयर इन मीडिया की, कुत्ते ने आदमी को काटा खबर नहीं, लेकिन जिस दिन आदमी कुत्ता काट ले उस दिन खबर. एब्सोल्युटली. तो हर दिन भी आप नहीं दे सकते ना. तो मेरा यही कहना है कि जो लोग ये चीज़ की आलोचना करते हैं, ये नहीं देखते कि उसमें कोई फेस वैल्यू नहीं, तो उसमें कोई रस नहीं मिलता उनको. लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना प्रॉपर काम करती है. तो मैं उनको यही पूछना चाहता हूं कि जो कोई भी ड्रग्स कहां पर पकड़ा ही गया ना, कोई एजेंसी नहीं पकड़ी, छोड़ा तो नहीं उस चीज़ को. लॉट मेनी अरेस्ट हैपन, लॉट मेनी प्रिवेंटेड डिटेंशन ऑल्सो हैपन्स इन दिस काइंड ऑफ केसेस, लेकिन वो मीडिया में चलता नहीं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि छूट गया. So it doesn't happen like that. ठीक है, चलिए वो तो हो गया. फिर अगर मैं टेक्निकल जाऊं तो आप मुझे मना कर दीजिएगा. मैं जनता की तरफ से, क्योंकि सवाल बहुत सारे, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं. You are most welcome, शुभांकर भाई, to ask me any questions. तो एक जैसे आता है कि केपी गोसावी जैसे विवादित व्यक्ति को गवाह बनाना और फिर उसका वो सेल्फी खींचकर वायरल कर देना, बिल्कुल, क्या वो गलत था? सेल्फी. देखिए मैं अगेन आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं इस केस के बारे में कुछ आपसे कह नहीं सकता. अगेन आई रिस्पेक्ट द ऑनरेबल कोर्ट, सो आई कैनॉट, मैं बाउंड हूं. टेक्निकल, वो जो सेल्फी आ गई थी, हाँ, मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट थिंग्स हैपन. देखिए, जो विटनेसेस वगैरह जो होते हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट पीपल बेसिकली. दे आर नॉट योर दे आर नॉट योर कंट्रोल्ड पीपल और समथिंग लाइक दैट. सो विटनेस का क्या काम एक होता है जनरली इन ऑल अदर केसेस ऑल्सो, कि जब भी कुछ घटना होती है तो उसका विटनेस होना. दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल. अच्छा, ये भी बात नहीं होती है कि दे वर्क विथ यू अर्लियर, या फिर आप उनको जानते, तो सिर्फ संविधान ये IPC CRP वॉट एवर दे से कि पर्सन शुड बी रिस्पेक्टेबल पर्सन बेसिकली. उसमें कोई ये नहीं है कि ये प्रकार का होना चाहिए, ये वो प्रकार का. इट डजंट हैपन लाइक दैट. सेकेंडली, आप एक अधिकारी होने के वेन एवर यू आर एन ऑफिसर, तो आपका ध्यान कहाँ होता है? आपका ध्यान एक केस पे होता है, एक मुद्देमाल पे होता है, आरोपी पे होता है, बाकी की जो आपकी काम होती है, पेपर वर्क होता है, उस पे होता है. आपका ये ध्यान नहीं होता है कि पंचा क्या कर रहा है बेसिकली. आपको फॉर एग्जाम्पल, आपका ध्यान, आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं अभी, आपका ध्यान समीर वानखेड़े की तरफ है. आपको ये नहीं पता कि आपकी जो दूसरी टीम है वो क्या कोई खुराफाती काम कर रही है. बिल्कुल सही बात है. इट विल नेवर कम टू यू बेसिकली. सो दैट इज सच थिंग्स किसके भी माइंड में नहीं होती कि जो आप विटनेसेस होता है वो कुछ उल्टा सीधा बेसिकली कर रहा है. लेकिन ठीक है, दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन थ्रू यू बेसिकली. ठीक है, मतलब हाँ, वैलिड पॉइंट है. आपको लगता है बॉलीवुड के विलेन हो?
देखिए मैं अगेन ना मैं कोई इंडस्ट्रीज को जनरलाइज करना चाहता हूँ, ना मुझे जो आपने नाम लिया ना ही कोई इंटरेस्ट है, ना ही मुझे वो समझ आती है। तो राइट हो रॉन्ग हूँ, जो कोई भी लॉ के हिसाब से काम करता हूँ और करता रहूंगा। सो आई डोंट वांट टू कमेंट। बट जैसे और बहुत सारे केसेस आए थे, कई बड़े नामों के और भी केसेस बॉलीवुड से आए हैं, कभी इतनी हाइप नहीं बनी। ये वाला केस कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, अब जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ व्यक्तियों को पर्सनल रंजिशें भी निकालनी थी मेरे पास्ट एक्शन पे, उनके ऊपर कुछ लोगों पे एक्शंस लिया, तो दे थॉट इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिमूव सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, क्रिएट अ मेस, एंड दे ट्राई टू डू दैट। अब एक अधिकारी के तौर पर थोड़ा मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। एक सेगमेंट मैंने रखा है जहां पर एज अ ऑफिसर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा। सो एक अफसर के तौर पर ज्यादा मुश्किल क्या होता है, अपराधी से लड़ना या उस समाज का सामना करना जो अपराधी को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है? देखिए बोथ आर बेसिकली वेरी टफ। क्या होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस ये होते हैं कि जब भी आप यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट द लॉ, जब भी आप कायदे का एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आता है। जो सोसाइटी में या मॉनिटरी वाइज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो उनको ये पसंद नहीं आता है कि व्हेन यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट द लॉ, सो दे ट्राई टू क्रिएट द प्रेशर्स करते हैं, आपको तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 12 घंटे की ड्यूटी में 4 घंटा आप मैं इनोसेंट हूँ वही प्रूफ करने में आपके चले जाते हैं। ऐसी जो कंप्लेंट्स होती है, फेक कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट है, तो ऐसा कोई किसको ट्रैप या वैसा नहीं कर सकता है। न्याय है, न्यायालय है, तो लेकिन हाँ उस टाइम पर स्पेंडिंग दैट टाइम विच इज सपोज टू बी मोर प्रोडक्टिव, तो उसको आपको इनोसेंट प्रूफ करने में चले जाता है बेसिकली। आपकी लाइफ में कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको लेकर आप प्राउड हो? देखिए ये जो मीडिया बात करी तो दुनिया बात करती है, तो ये बहुत ही छोटा केस है बेसिकली, सिर्फ फेस वैल्यू इसके लिए, बट इट्स अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ अ केस। बट आई रिमेंबर के वेरी इंपॉर्टेंट केस विच आई रियली, आपको ऐसा लगेगा कि आपने राष्ट्र की सेवा करी है, सर्वोच्च आपको सेटिस्फैक्शन है, वो एक था जाकिर नाइक का केस। मेरे पास अगला सवाल मैंने वही इसलिए मैंने पूछा। हाँ, तो वो हमारी टीम ने बहुत अच्छा बेसिकली बहुत सेटिस्फैक्शन आपको मिली थी कि जो एक राष्ट्र के खिलाफ एक व्यक्ति जो काम करता है और केस को आप अंजाम लेके जाते हैं, तो आपको रियली सेटिस्फैक्शन। क्या हुआ था, कैसे इनपुट मिले थे, कैसे? देखिए अगेन वो थोड़ा इंटेलिजेंस जितना आप ऊपर तक बता सकते हैं जो मीडिया में अवेलेबल है, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन वाज के देयर इज एन एजेंसी विच इज़ वर्किंग अगेंस्ट द नेशन, भड़काऊ भाषण हो जाए, then try to create between two communities, then there were some kind of activities which were detrimental for the security of the country also. कुछ लोग इंस्पायर होके बाहर जा रहे थे फाइट करने के लिए, तो those kind of information थी। हमारी टीम थी अच्छी मुंबई में, they worked on that. सर्चेज हुए, सीजर्स हुए, UAPA में बेसिकली दैट ऑर्गेनाइजेशन IRF गॉट बैंड, एंड द टीम वर्कड वेरी वेल इन दैट, सो बहुत सेटिस्फैक्शन मिला था उस केस में। सेकेंड केस था कि एक 185 kgs गोल्ड पकड़ा था हमने डोंगरी में, जिसको काले पेंट से रंग दिया गया था। हाँ, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छे DRI की टीम ने काम करी थी उसमें तो इनफैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी थी। कार कुचलने की कोशिश कर रहे थे, देन इट वाज अ वेरी हॉस्टाइल एरिया, बेसिकली कम्युनली वेरी सेंसिटिव एरिया, तो वहाँ पर टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया था। मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में गोल्ड है, 185। हम मूवीज में जो पुराने सुनते सच है कि वो 185 किलो सोने के ऊपर काली पेंट मार दी गई थी। एब्सोल्युटली। वो बेसिकली इट वाज अ वेरी बिग नेटवर्क जिसने 4,500 किलो इंपोर्ट किया था एक साल में, 4.5 टन इंपोर्ट किया था एक साल में। एंड दुबई में कोई व्यक्ति बैठ के उनको इंस्ट्रक्शंस देता था कि आप उसको एक ब्रास का कलर दो गोल्ड को, एंड दे हैड मेड इट इन अ वेरी सर्कुलर काइंड ऑफ अ थिंग। एक का लगभग 25 किलो वेट था एक डिस्क का, उसके ब्लैक कलर के पेंट में, देन दे टू थ्रो इट इन द कंटेनर, उसको बेसिकली एक जंग की तरह फेंक देते थे, एंड आफ्टर दैट भारत में ला के, एंड देन दे वर ट्राइंग टू सेल इट इन प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोचीन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ प्लेसेस। वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग केस था। ये जो डोंगरी में 185 किलो वाला सोने केस था, कभी लगता है कि अगर और गहराई में जांच हुई होती तो सिस्टम और एक्सपोज हो सकता था? क्योंकि इंडिया में अगर इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है हजारों किलो पे। शुभंकर जी, उस समय जितना मैंने हमने वर्कआउट किया था, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये गैंग भी आइडेंटिफाई हुई, एंड 4.5 टन 4,500 किलो का ऑलरेडी ब्यौरा मिला कि ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। उसमें 20 अरेस्ट हुए और 20 को कॉफे पोसा प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी अरेस्ट किया था, तो इट वाज अ वेरी गुड केस। ओके। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर पर भी आपने हाथ डाला था। बिल्कुल।
नहीं, अगेन शुभांकर भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर ये क्रिमिनल्स होते हैं, इनको कोई कोई बड़ा क्रिमिनल, दीज आर पेटी क्रिमिनल्स। पार्टियों में नाचते हैं बॉलीवुड वाले दुबई में। हाँ, जो कोई भी है, अभी हमने बड़े सारे लोगों को देखा है नाचते हुए। हाँ, तो वो उनको बेस्ट विशेस जो ऐसा करते हैं, लेकिन ये पेटी क्रिमिनल्स होते हैं, तो इनका नाम लेके मैं इनको कोई बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। बेसिकली ये सिर्फ एंटी नेशनल्स है, लार्जर देन लाइफ उसको कुछ लोगों ने बना दिया है। तो एक चरस का केस था बेसिकली, जिसके ऊपर ये व्यक्ति के ऊपर एक्शन लिया था, इकबाल कास्कर। हाँ, तो आपको डर नहीं लगा कि डी नेटवर्क इतना स्ट्रांग बात की आती है? इसमें अगर ऐसे लोगों से डरने लगे तो यूनिफॉर्म पहन के फिर फायदा नहीं है। अशोक स्तंभ या राष्ट्र का चिन्ह लगा के फायदा नहीं, अगर ऐसे लोगों से डरने लगे। धमकी नहीं आई दाऊद की तरफ से? आती रहती है, मेल्स आते हैं, लेकिन क्या सामने आके कोई बात करे तब देखेंगे ना। ये धमकियां तो कोई भी देता है। तो आपको लगता है वो भी डरते हैं? आए सामने तब जवाब दूंगा, तब देखेंगे। ओके, जाकिर नाइक वाला केस, एक चिंकू पठान का भी केस था। हाँ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था। लेट मी अप्रिशिएट के आप रियल केसेस के बारे में पूछ रहे हैं। जब भी मैं किससे बात करता हूँ वो एक अलग केस के बारे में, बट लेट मी अप्रिशिएट योर टॉकिंग सेंस। अब एक केस हुआ था यहाँ पर, जो हम लोग देखते हैं, ट्रेडिशनल एक डॉन होता है, उसका गोल्ड का थ्रोन होता है, गोल्ड का मोबाइल होता है, वो काइंड का दिस मैन वाज अ डॉन, बेसिकली सूडो डॉन। बट सरप्राइजिंगली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, शहर में, रिहायशी इलाके में, देयर वाज अ फैक्ट्री विच वाज ऑपरेटिंग मेरे ऑफिस के हार्डली 2 किलोमीटर दूर, 2 या 3 किलोमीटर दूर, एंड वहाँ से हमने 12 किलो रिकवर किया था, 12 करोड़ के ड्रग्स रिकवर किए थे, मेफेड्रोन 12 kgs। ये व्यक्ति वहाँ पर धड़ल्ले से काम कर रहा था, बट फाइनली वी टुक एक्शन ऑन दैट। उसमें कुछ पिस्टल्स वगैरह भी सीज हुए हैं, कुछ 2.5 करोड़ की मात्रा में कैश भी सीज हुआ था, उस दिन का अमाउंट था उसका। एंड देन गुड एक्शन वाज टेकन इन दिस केस ऑल्सो। ओके, स्नाइपर ट्रेनिंग ने क्या बदला आपकी लाइफ में? देखिए, उसमें काफ़ी डिसिप्लिन, देन फूड हैबिट्स बेसिकली, परसिवेरेंस, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ डिमांडिंग काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग। आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो भी विदेश देश में, तो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो दैट के इंडियंस हैव मेटल बेसिकली। तो उनके ऑफिसर्स के साथ में आपको मैच करना है, तो एट नो वे यू कैन लेट योर कंट्री डाउन, तो उनसे ज़्यादा ही हम लोग बेटर करते हैं। तो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग वन। बहुत अर्ली डे स्टार्ट होता था, बहुत लेट एंड होता था, वेरी फिजिकली डिमांडिंग बट वेरी सेटिस्फैक्टरी। तो स्नाइपर की ट्रेनिंग जो होती है उसमें क्या रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मेंटल टफनेस की? दोनों, बिकॉज देखिए, जब एक व्यक्ति स्नाइपर बनता है तो इट इज़ लॉट मेनी काइंड ऑफ वॉरफेयर, बेसिकली अर्बन होता है, जंगल होता है, डेजर्ट होता है, फिर बाद में हैंड टू हैंड कॉम्बैट वगैरह होते हैं, तो अलग अलग सेगमेंट्स होती है उस चीज़ में। एंड फाइनली स्नाइपर का मतलब यही होता है कि आप कहाँ पर भी कवर लेके देन यू ट्राई टू प्रोटेक्ट योर एसेट्स बेसिकली, एंड यू हैव ओनली वन चांस। तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग ऑल्सो, यू हैव टू बी मेंटली एजाइल, यू हैव टू बी मेंटली फिट ऑल्सो। क्या आपका स्नाइपर होना, जब आपके केसेस चल रहे थे, उसकी ट्रेनिंग मेंटल फिजिकल वो काम आई? देखिए, मैं इजी थोड़ा रह पाए? देखिए, मैं उस बारे में तो टिप्पणी आई वुड नॉट, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन टू बी मेंटली स्ट्रांग, या फिर जब कठिन समय आता है तो आपके लाइफ में आदर्श कौन होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके आदर्श कौन? मेरे आदर्श जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर BR अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, राणा प्रताप, ये मेरे आदर्श हैं। जब भी आप उनके बारे में 1 मिनट भी सोचेंगे ना, तो आपका जो कोई भी भय होगा आपके दिमाग में, आपके दिल में 2 मिनट में निकल जाएगा। नाइस। अच्छा, आप ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मैं इस बारे में सोच रहा था। आई एम श्योर जब कोई पकड़ा जाता है, कोई भी चोर, कोई भी अपराधी पकड़ा आता है, तो वो फूट फूट कर रोने लगता होगा। कई बार हमने देखा है लोग रो देते हैं, कितने भी स्ट्रांग दिल के हों, पकड़ गए रोने लगते हैं। आप ये कैसे तय करते हो कि जो आदमी रो रहा है, जिसको आपने पकड़ा, वो अच्छा एक्टर है या असली वाला पछतावा है? देखिए शुभांकर भाई, आप इतने दिन काम करते हैं तो यू गेट द नैक बेसिकली। आपको अच्छे एक्टर्स की समझ में आती है? देखिए, अभी वो प्रोफेशन मैं रोने वाली बात कर रहा हूँ, मैं लोगों के रोने की, मैं एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, वो पैनिक तो बेसिकली एक ह्यूमन नेचर होता है कि दे बिकम पैनिक। सम पीपल गेट नर्वस जेन्युइनली ऑल्सो, लेकिन आपके पास में वो दायित्व नहीं है कि टू बी इमोशनल एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। देयर इज एन ऑफेंस, देयर इज अ क्राइम, यू हैव टू टेक एक्शन ऑन दैट, इट्स ऑल सिंपल। हाँ, अगर कोई फिजिकल कंडीशन है तो आप हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं, लेकिन you can't tend to be emotional whenever everything is in black and white basically. Okay. हमारी फिल्मों में जब किसी अधिकारी को हम दिखाते हैं, सिंघम के तौर पर, दबंग के तौर पर, या
पठान और जवान के तौर पर तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं, बट आपको लगता है कि आपकी जो सिंघम वाली इमेज थी यही आपके लिए नुकसानदायक बन गई, जो आज आपको सिस्टम ने शांत करा के एक कोने में रखा है? शुभांकर भाई देखिए, ये जो वर्ड है या ये जो नॉमेनक्लेचर्स है, ना ही मैं वो टाइम पे सीरियसली उसे लेता था, ना ही अभी लेता हूँ चीज़ों को. इट डजंट मैटर बेसिकली. अगेन ये एक अधिकारी होने के कारण एवरी टाइम आप वॉर फ्रंट पे नहीं हो सकते, एवरी टाइम आप एक एजेंसी में नहीं हो सकते. इट इज़ अ ट्रांसफरेबल जॉब, ऑल इंडिया जॉब है. लोगों को ये भी कभी कभी जो क्रिटिसिज्म करते हैं, अरे देखा उसको तो चेन्नई भेज दी. आई एम नॉट इन वन सिटी फॉर माई लाइफ. हार्डली 10 या 9-10 साल एक सिटी में होते हैं. हमारी पॉलिसीज होती है बेसिकली, एज पर दी पॉलिसीज ट्रांसफरेबल जॉब होती है, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब होती है. कभी मुंबई, कभी चेन्नई, कभी दिल्ली, कभी कहाँ पर भी. सो यू कैन नॉट क्रैंक, यू हैव साइन फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स. कभी परिस्थिति आ जाती है कि यू हैव टू बी विथ योर फैमिली, कोई सिक्योरिटी परिस्थिति हो जाती है, कभी क्या होता है. लेकिन मैं वो चीज़ के लिए कभी भी सिस्टम को दोष देना नहीं चाहूँगा. इट इज़ अ साइन थिंग, यू हैव टू बी वेर एवर यू आर. आपको सैलरी उतनी मिलनी है, आपको काम वो ही करना है, तो यू कैन नॉट पिक एंड चूज कि देखिए मुझे तो साइड में. इट डजंट मैटर, जॉब क्विट करने का सोचा आपने? देखिए शुभांकर भाई, टू बी वेरी फ्रैंक इनफ, कितना दिन आगे क्या करने वाला हो वो सिर्फ महादेव को पता है. नोबडी नोस टुमारो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. मैं कह रहा हूँ बीते कुछ सालों में कभी आपने ऑन अ सीरियस नोट भागने की तो कभी कोशिश, जॉब क्विट करने का सोचा? एब्सोल्युटली नो. भागने की तो सवाल ही नहीं है. व्हाई टू रन अवे एंड व्हाई टू क्विट एंड रन अवे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इस बीच में सबसे बड़ी ताकत कौन था आपकी? जैसा मैंने आपको कहा, मेरा आइडल्स, मेरी माता, मेरी जो स्वर्गवास माता है वो, एंड मेरा फैमिली, ओनली दोस पीपल. अपार्ट फ्रॉम फैमिली? अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेरे कुछ क्लोज मित्र भी हैं जो, देखिए मैं ज़्यादा सोशलाइज करता नहीं हूँ शुभांकर जी. मैं बाहर ज़्यादा काम करता हूँ, घर में फैमिली के साथ मैं रहता हूँ मेरे. तो मेरे जो क्लोज निट मेरे फ्रेंड्स हैं, 4 या 5 मेरे फ्रेंड्स होंगे. पहले भी वही थे, अभी भी वही है. अगर पहले भी कुछ अगर अगर लैच ऑन करना है या कुछ बात करना है उनसे ही करता हूँ, अभी भी वही करता हूँ. तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा ये सब चीज़ों से. वॉट एवर, इतना है कि और मेरी रेजिलियंस जो होता है या फिर लड़ने की क्षमता वो और बढ़ गई है, पेशेंस की क्षमता और बढ़ गई है. सो बाकी का मेरे परिवार वगैरह वैसे ही इंटैक्ट है, वही लोग हैं मेरे साथ. चलो, बहुत सारे बच्चे लोग सुन रहे होंगे आपको. मेंटल टफनेस कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, अगर आपने एक चीज़ बॉटम लाइन होती है कि अगर आपने गलत नहीं किया तो अपने आप ही आप में लड़ने की क्षमता होती है. डोंट टेक इनजस्टिस. अगर आपने गलत किया है तो ठीक है, आप शांत बैठ जाइए, जो आपको करना है आप कीजिए, कि आपको मालूम है कि आपकी गलती हो और आप उसको फिर छुपाने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर आपने कभी गलत नहीं किया, डंके की चोट पे लड़िए सत्य के लिए. एंड ये रियलिटी है, ये सिर्फ शास्त्रों में या बुक्स में लिखा नहीं है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं है. रियलिटी है. थोड़ा दिन लगेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा. और अगर धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, कभी भी आप ये देखना कि अधर्म खत्म कैसा होता है, वो धर्म के साथ जब लड़ाई करता है तभी खत्म होता है. तो यू हैव टू बी दैट धर्म, और आपको स्ट्रांग रहना है. अगर आप भागे तो फिर क्या फायदा आपका जी के. फिर यू हैव टू फाइट द सिस्टम व्हेन यू आर राइट, व्हेन यू नो यू आर डूइंग राइट. तो फाइट इट आउट. तो जैसा कि आप कह रहे हो कि आप राइट थे ना, राइट हूं मैं. हाँ, तो अगर कल को आपका फिर मुंबई ट्रांसफर हो जाए वापस एनसीबी में, आप फिर से सेम कार्रवाई रिपीट करोगे? देखो शुभांकर भाई, ये तो बहुत हाइपोथेसिस होता है. शायद ही पता नहीं थिंग्स ऐसे रिपीट हो या ना हो. लेकिन जहां पर भी हूँ जो है वही काम करूंगा मैं. कोई रिग्रेट नहीं. एब्सोल्युटली जो है भारत माँ की वही सेवा करूंगा. फिर कोई बॉलीवुड या बिजनेसमैन या कोई क्रिकेटर दिख गया, शुभांकर भाई, हिचकोगे नहीं एक बार भी कि इसको अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए कोई फेस, कोई प्रेशर या कोई these things don't work on me, these things absolutely doesn't bother. हमारे मीडिया में एक टर्म है सर, छपास और दिखास. हम अक्सर कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें छपने दिखने की बीमारी होती है. इस केस में कई बार लोगों ने आप पर भी ये लगाया कि आपको दिखने का बहुत शौक. हाँ, ये आप मानते हो? हाँ, ये कहते हैं मीडिया फ्रेंडली, मीडिया फ्रेंडली. हाँ, हमारे यूपी बिहार में छपास और दिखास कहते हैं. हाँ, तो यानी इसका मतलब है, मैं उनको ये उत्तर देना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में ये नहीं होता कि कौन आपको छाप रहा है या कौन आपकी फोटो ले रहा है या कौन आपके साथ कुछ कर रहा है. ये एक अधिक, आप भी जानते हैं, यू आर फ्रॉम द मीडिया, यू हैव बीन अ लेजेंडरी मीडिया गाय, सो यू नो इट डजंट हैपन लाइक दैट. आपके हाथ में ये नहीं होता है. कभी कभी केसेस हो जाते हैं, कभी कभी कार्य हो जाते हैं जो काफ़ी इट बिकम्स वेरी बिग and that is not in your control. True. So how can I control that? Number 1. Number 2, अगर मेरे से यही एक्सपेक्टेड है कि आप सिर्फ सिर्फ नॉर्मल मिडिल क्लास या गरीब वही लोगों पे एक्शन लो,
तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो. कानून सबके लिए कि मेरे लिए है कि आपके लिए कि सब लोगों के लिए कानून है कि मैं भी कानून फेस कर रहा हूँ. सो इट इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी. सो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड. और मैं ये बॉदर भी नहीं करता हूँ कौन आपका फोटो छाप रहा है, कौन क्या कर रहा है. मैं सिर्फ मेरा काम कर रहा हूँ और करते रहूँगा. एक बड़ा विवाद हुआ आपके हाथ में रोलेक्स की घड़ी को लेकर. बिल्कुल. सारा ध्यान जो है लोगों का ईमानदारी से रोलेक्स एक घड़ी के ऊपर. हाँ कि कुछ लोगों को बाकी का कुछ मिल नहीं पाया, एक घड़ी मिल पाई सिर्फ जो बात करने के लिए. रोलेक्स का जलवा अलग. हाँ, जैसा कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसा कुछ मिल नहीं पाया. तो क्या मिली? घड़ी. और वो भी किसकी? मेरी वाइफ की. इतना लोगों को एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि जो लोग आरोप लगाते इतना कॉमन सेंस होना चाहिए. माई वाइफ, शी इज़ अ वेटरन फिल्म मेकर है वो, मराठी फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. शी इज़ इन पास्ट 30 years she has worked and contributed a lot to the Marathi film industry. So आज के समय में she can't even afford a jewelry. Can't she do that? She's a taxpayer. और कौन सा उस बेचारी ने कोई रिश्वत किससे ले लिया, किससे मांग लिया? She can't afford herself. She has done that and I'm very proud of her. ये जो पूरा परिवार घसीटा गया. बिल्कुल. फिर मैं पूछ रहा हूँ कि एक घड़ी का विवाद उठाया गया. हाँ, एक घड़ी, सॉरी, एक घड़ी. हजारों करोड़ थे नहीं. हाँ, बीवी की घड़ी, माँ की कब्र की तस्वीरें, बिल्कुल, पिता के नाम को लेकर, और एक और बातें हैं. बहुत सारी इतनी संपत्ति कैसे कमाई. दीज थिंग्स वर देयर. जब भी ये सब कंट्रोवर्सी होता था, कैमरे वाले, आई नो दैट, कि जो जिस घर में मैं रहता हूँ उस बिल्डिंग की तस्वीरें, बाकी का. अरे ये एक बात मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी कि आप, अगर आपकी मदर, शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ अर्लियर सो कॉल्ड रॉयल फैमिली और समथिंग लाइक दैट. शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली एंड शी वॉज अ वेरी गुड बिजनेसमैन. और मुझे गर्व है अगेन उसके, मेरी माता जी के ऊपर. जो कुछ भी हो मेरी माता की वजह से हूँ मैं अभी आज. तो अगर आप एक अच्छे परिवार से आते हैं, मदर के साइड से, मेरे फादर बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, वाशिम गाँव एक बहुत छोटा मेरे फादर का. तो अगर आपकी पहले से ही, बचपन से ही आपकी प्रॉपर्टीज़ हो, आपकी मदर की प्रॉपर्टीज़ हो, तो क्या सिविल सर्विसेज में आना जुर्म है? ये गुनाह है आना? या फिर आप सिविल सर्विसेज में जब भी आते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि ये चीज़ भ्रष्टाचार से कमाई गई है, पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती आपकी? और जो चीज़ आप बाकायदा डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट डे आपकी ट्रेनिंग पे, सो इज दिस रॉन्ग ऑफ हैपनिंग दैट? तो ये मैं बहुत लोगों को मुझे बुरा भी लगता है इस चीज़ों का, कि आपको सिर्फ ड्रामा करना चाहिए अगर सर्विस में. दे एक्सपेक्ट दैट. फटे हुए कपड़े पहनना नहीं. मैं खुद एक टैक्स पेयर भी हूँ. मैं सर्विस कर रहा हूं अपने पैशन के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र के प्रेम के लिए कर रहा हूं मैं. जरूरी नहीं है कि मनी हर चीज का मोटिवेशन होता है. जरूरी नहीं है कि आपने कोई परचेज किया है या रिश्वत के पैसे से किया है. नॉट नेसेसरी. पेरेंटल प्रॉपर्टी भी होती है, आपकी खुद की इनकम भी होती है, पूछते नहीं चीज़ों की. सो इट डजेंट मैटर. ये चीज़ आउटलुक बदलना चाहिए बेसिकली, कि जो कोई भी है ड्रामा करें, फटे हुए कपड़े पहनने का ड्रामा. इट डजेंट हैपन लाइक दैट. कितनी जांच आप पर बिठाई गई थी? जितना मुझे याद है, लास्ट आफ्टर वन पर्टिकुलर इंसिडेंट देयर वर सम 9 एजेंसीज और समथिंग लाइक. कौन सी एजेंसी जांच करी आप पे? अभी छोड़ दीजिए. एजेंसी के नाम ही तो पूछ रहे हैं. आपके पीछे भी नहीं, बट मुझे कोई उनसे गिला शिकवा नहीं है. लेट देम डू देयर जॉब, लेट देम डू देयर बेस्ट. मैं हूँ आंसर करने के लिए. एंड हमारी सिस्टम, जैसा मैंने आपसे कहा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम है. आई इनवाइट वॉट एवर इट इज. तो आपके सारे बैंक खाते खंगाले गए, सब टैक्स वैक्स सब चेक किया गया? ठीक है, दायित्व बनता है, करने दीजिए. हुआ मतलब? अब लाजमी सी बात है, इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगते हैं, इतने बड़े बड़े एलिगेशन, जैसा कि घड़ी परचेज किया है तो बड़े एलिगेशन. कितने हजार करोड़ छापे आपने? वही कह रहा हूँ ना कि जो एलिगेशन लगते हैं, घड़ी के लगते हैं, तो वही तो पूछ रहा हूँ, तो देना पड़ेगा. 1000 करोड़ छापे आपने? अभी वो तो वही बताएंगे. let them come out. एक थ्योरी और, फॉरेन संपत्ति, these kind of thing. I mean, आपको कभी कभी स्टार्ट में बुरा लगता है, लेकिन बाद में इस चीज़ों की हंसी आती है आपकी, कि आई मीन अगर यही चीज़ प्रोडक्टिव चीज़ों में आरोप लगते तो बात अलग होती. लेकिन ठीक है, ये एक आपका परिश्रम है. हमारे भगवान श्री राम ने भी 14 साल का वनवास, हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, बहुत छोटे व्यक्ति हैं, स्ट्रगल किया उन्होंने. महाराणा प्रताप ने स्ट्रगल किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्ट्रगल किया. तो हम तो बहुत छोटी चीज़ है. जब उन भगवानों ने किया है तो फिर हम भी करेंगे. एक थ्योरी सर और मार्केट में से उड़ाई गई थी, अब सब पूछ ही रहा हूँ मैं तो यही पूछ लेता हूँ, कि किसी बड़े पॉलिटिशियन ने समीर वानखेड़े से कहा था कि शाहरुख के लड़के पकड़ लो, सारा काम हो जाएगा. ऐसा मर्जी से नहीं किया था उन्होंने, वो कोई नेता था.
देखिए ये ऐसा आई डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ थिंग. जो कुछ भी होता है एज पर रूल्स होता है. उसके बाद में जो कुछ भी गॉसिप्स चलती है उसके ऊपर कोई आई कैन नॉट कंट्रोल दैट. बट दीज थिंग्स आर नॉट द राइट थिंग. वॉट एवर द केस इज, वॉट एवर द फैक्ट इज, स्टिल ट्रायल इज गोइंग ऑन इन दैट केस. माननीय न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट में ट्रायल हो रहा है. जैसे लोग थ्योरी में ऐड कर देते हैं कि शाहरुख खान तब से मोदी जी के हर कार्यक्रम का रिपोस्ट कर देते हैं. देखिए मैं उस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा इस सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सब चीज़ों के लिए बोलने के लिए. बेसिकली कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं आपके? देखिए आगे क्या होने वाला शुभंकर जी कुछ नहीं मालूम. Nobody knows anything. अभी मैं पूछ रहा हूँ करंट मैं हैप्पी हूँ बीइंग एन IRS ऑफिसर सर्विंग द नेशन. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. ख्याल आया मन में कभी? और ये भी है कि अभी तो फिलहाल आई डोंट वांट टू रन अवे और समथिंग लाइक दैट. आई वांट टू बी देयर. आई डोंट वांट टू गिव कुछ लोगों को खुश नहीं करना चाहता हूँ क्विट करके. आई एम देयर, स्टिल देयर, स्टैंडिंग टॉल विथ माय गॉड्स ग्रेस एंड माता जी के आशीर्वाद से. तो उन्होंने कहा कि बाप बेटे को हाथ लगा, पहले बाप से मिलना. आप कह रहे माता जी के आशीर्वाद से मैं अभी भी खड़ा हूँ. अभी भी खड़ा और खड़ा रहूंगा मैं. इंटरेस्टिंग. भारत में ईमानदार अफसरों की सुरक्षा के लिए कानून जो है क्या वो कमजोर है? क्योंकि मैं कई और अधिकारियों को जानता हूं, मैं आपके केस की बात नहीं कर रहा हूं, कई ऐसे केसेस जो बहुत लो प्रोफाइल केसेस है. मेरे कई मित्र हैं, अधिकारी हैं, कुछ IRS भी हैं जो ईमानदार हैं. ये सवाल एक आम जनता के तौर पर मेरे मन में कि जो ईमानदार ऑफिसर हैं क्या उनको लेकर कानून थोड़ा कमजोर है कि उनको पेचीदगियों में फंसा के उलझा दिया जाता है डिमोटिवेट करने के लिए? देखिए ये सब पार्ट एंड पार्सल तो दिस इज द जो हजार्ड्स, प्रोफेशनल हजार्ड्स होते हैं, इसमें सबसे पहले आपका गुड फेथ काउंट होता है कि आपकी मंशा क्या है, आपके इरादे क्या है. अगर इरादे गलत है तो यू विल बी कॉट अप, इमीडिएटली यू विल बी कॉट अप. आज काफ़ी ट्रांसपेरेंट हर चीज़, इंटरनेट, सोशल मीडिया, IT रेवोल्यूशन इज देयर, यू विल बी इजीली कॉट अप. लेकिन अगर आपके इरादे ठीक है, अगर आपसे बोनाफाइड मिस्टेक्स वगैरह कुछ हो जाती तो सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रांग टू प्रोटेक्ट. इनिशियली थोड़ी सबको स्ट्रगल होती है. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. एंड इसमें कोई अधिकारी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए मुझे लगता है. यू हैव साइंड फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ हजार्ड्स. सो लॉ है, प्रावधान है 197 वगैरह, बहुत सारे CRPC, BNSS में, IPC में बहुत सारे प्रावधान है बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफिसर्स. एंड सबसे पहले जैसा मैंने आपका कहा, लॉट मेनी लीगल फोरम्स आर आल्सो देयर. एक कहानी और सर, एक सवाल लोगों के मन में आता है, ये आम लोगों का सवाल है कि समीर वानखेड़े अपने पद से कहीं ज्यादा बड़े हो गए थे, इसलिए सिस्टम ने भी उनको साइड कर दिया, बाद में साथ नहीं दिया उनका. देखिए अगेन बड़ा होना, छोटा होना, ये सब कैसा, यानी हाउ कैन आई कमेंट ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग. आप आपका काम कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. बट आपके जो सीनियर्स होंगे, आपके जो आसपास के लोग होंगे, कभी किसी को रहा कि यार तुम बहुत ज्यादा विजिबल हो रहे हो, दैट्स नॉट टू गुड फॉर जो तुम्हारी जॉब प्रोफाइल है, ये इतना शोर शराबा एक अधिकारी का सामने आकर. नहीं तो फिर अगर ऐसा कोई सोचता है तो क्या एक्सपेक्टेशन है? तो चुप बैठ जाएं, साइड में बैठ जाएं, या फिर आंखें मूंद करके, अगर कोई क्राइम हो रहा है, अगर कोई रॉन्ग एक्टिविटी हो रहा है तो आंखें मूंद करके बैठ. किसी अधिकारी ने कभी ऐसे कुछ कहा आपसे? देखिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा. मैं नाम नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि कभी किसी ने समझाने की कोशिश की? शुभंकर भाई, मैं अभी भी एक सर्विंग अधिकारी हूँ, तो फिर मैं ये सब कमेंट्स नहीं कर सकता. ठीक बात है, मैं क्षमा चाहता हूँ. आई होप यू अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, आई गॉट इट. आपका साथ दिया था लोगों ने? आम जनता तो साथ में थी, अभी भी है लगता है मुझे. और जब बच्चे आते हैं, बच्चे बात करने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो लगता है कि जो नॉर्मल जनता है वो तो साथ में ही है और काफ़ी सपोर्ट भी करती नशा मुक्ति अभियान को. बाकी के लोगों के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं. मनमोहन जी का डायलॉग था, मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली. ठीक है, कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी सर रखे थे मैंने ऐसे ही. मान लीजिए कल को आप कहीं जा रहे हो, एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे हो, शाहरुख भाई आपसे मिल जाते हैं, क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए अभी हाइपोथेटिकली व्हाट शुड आई से अबाउट दैट पर्सन? आई मीन इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू कमेंट अबाउट. ही सेड, वो उस टेक्स्ट में लिखा था कि आपके जैसे अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, वो जो हमने पढ़ा था. लेकिन लेट दी कोर्ट गिव एनी काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस. मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा और मैं ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस भी तो आप जो भी कहते हो कि असली हीरो को पहचानो, बिल्कुल. कौन होते हैं असली हीरो? जैसा मैंने आपसे कहा है कि असली हीरो कहीं ना कहीं, शुभंकर जी, मुझे ये लगता है कि हमारा जो जेनजी है, कहीं ना कहीं वी आर कंफ्यूज बिटवीन रियल हीरोज एंड रियल हीरोज. वी आर कंफ्यूज. बच्चों को मैं पूछता हूँ तो वो कुछ
यू नो दीज इंडस्ट्रीज के नाम लेते हैं. एक बच्चे ने तो कह दिया सर मेरा हीरो पुष्पा है. यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. बट मैं झुकेगा नहीं साहब. आई मीन दिस वाज कि अगर उनको ये पूछा हीरोज साइमल्टेनियसली, मैं उनको ये भी पूछता हूँ कि आपने कभी प्रीति लता वड्डेदार का नाम सुना है? नो. आपने कभी सूर्य सेन का नाम सुना है? नो. आपने कभी भी चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? नो. आपने कभी अशफाकुल्ला खान का नाम सुना है? नो. सो दिस वाज रियली सैड. दिस इज रियली सैड कि हमारे बच्चों को रियल हीरोज में पता नहीं और रियल हीरोज के बारे में पता और रियल हीरोज मालूम नहीं है. तो कहीं ना कहीं वी आर गोइंग रॉन्ग बेसिकली. विच दैट्स ट्रू. दैट्स अ हार्श रियलिटी. हाँ, ये हार्श रियलिटी है. तो रियल हीरोज को अब ये जो नाम लिए ये रियल हीरोज है. कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर, जिन्होंने 2 मिनट भी सोचते नहीं अपने जान देने के लिए राष्ट्र के लिए. सो दीज आर द रियल हीरोज. तो हमारे बच्चों को इनको जानना चाहिए, तभी स्ट्रांग नेशन होगा. नहीं तो अगर आप यू नो भगवान बचाए फिर कहाँ जाएंगे अगर हम ऐसे अनगिनत हीरोज एक्चुअली हमारे पास. एब्सोल्युटली. ये तो थोड़े बहुत नाम लिया अभी मैंने, हमारे अनगिनत यशिका है. जी आई थी करगिल पे, हमने एक शो किया था. उन्होंने नींबू साहब की कहानी सुनाई, नागालैंड के एक ऑफिसर की, बिल्कुल. कि उनको पता था कि वो जान जा सकती, बट वो नंगे पैर बर्फ पर चढ़ गए खड़ी पहाड़ी पे. और कितने जनों को उनका नाम पता है बताइए? आपने मेंशन किया है अभी पॉडकास्ट में. मुझे नहीं पता था. बताइए. मुझे करगिल के 6 नाम पता थे जो बड़े बड़े नाम थे, परमवीर चक्र वाले. बिल्कुल. बट उसमें भी जो सेकंड टाइटल में जिनको अवार्ड मिला वो नहीं पता थे मुझे. बिल्कुल. ये और रियल एक से एक कहानियां थी. मुझे लगा यार धिक्कार है मेरे जीवन में, मुझे नहीं पता. सो वी स्टार्टेड अ न्यू पेज विथ हिस्ट्री बुक कि हम अपने लोगों को हर वो कहानी बताएंगे ताकि आपको पता लगे. आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट आपके पॉडकास्ट से इन लोगों के नाम जो रियल हीरोज है उनके नाम जा रहे हैं. एंड पीपल शुड अप्रिशिएट एंड नो दैट बेसिकली. हम लोग जो यू नो वी आर कंफ्यूजिंग एंटरटेनर्स विद हीरोज बेसिकली. हमारे यहाँ सही बात है. हमारे यहाँ वही सब फिल्म वाले नाम सबको पता है. वही वो हीरो मतलब हो. भारत में ड्रग्स की समस्या कितनी गहरी है सर? आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे 22% यूथ है हमारा. पंजाब में आपने देखा कि हाउ इट अफेक्टेड द यूथ. स्मैक ने, हेरोइन ने कितना बॉर्डरिंग स्टेट कितना अफेक्ट किया है. मुंबई में अगर आप आज देखेंगे, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में आप देखेंगे हर दिन बड़े बड़े सीजर्स हो रहे हैं. हर दिन एयरपोर्ट पर हाइड्रोपोनिक वीट के सीजर्स हो रहे हैं बड़े बड़े. सो कुछ शत्रु राष्ट्र भी होते हैं जिनका डेलिबरेटली यूथ को यू नो एडिक्ट बनाने का काम होता है. ट्रेड इतना गंदा है और इतना प्रॉफिट है कि ये बेसिकली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए. आज अगर इसको रोकेंगे नहीं, इन फ्यूचर इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम. हमारी जनरेशन भगवान की कृपा से वी एटलीस्ट नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. जो बच्चे आ रहे हैं जो गलीबल है, जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे, उनको पता नहीं और ये नॉर्मल फैड होते जा रहा है. एडिक्शन, लेट्स हैव अ ड्रैग, लेट्स हैव अ स्मैक काइंड ऑफ थिंग, यू नो. सो वी नीड टू स्टॉप इट, नहीं तो थिंग्स विल बी वेरी बैड. बट क्या ये कंट्रोल गवर्नमेंट लेवल पर होगा, आपके लेवल पर होगा, या केवल जागरूकता के लेवल पर होगा? क्योंकि कई बार एक सवाल उठाते हैं कि बिक क्यों रहा है. देखिए शुभांकर भाई, 2 चीज़ें इस चीज़ को रोक सकती है. यू नीड टू हैव अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच इन दिस. लॉ इम्प्लीमेंटेशन, वेरी इफेक्टिव लॉ इम्प्लीमेंटेशन, विदाउट लुकिंग एट द फेस, विदाउट लुकिंग एट द प्रेशर्स. वॉट एवर केसेज आर देयर यू बुक. ये नहीं देखेंगे कि हम यू नो छोटा केस नहीं करेंगे, बड़ा, वॉट एवर इज देयर, मर्सीलेस काइंड ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज ये एंटी नेशनल्स होते हैं. नंबर 1 इज दैट. साइमल्टेनियसली शुड वर्क विद द अवेयरनेस ऑल्सो. दोनों साथ में चलना चाहिए. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस है कि उनको पता भी नहीं ड्रग कंजम्पशन क्राइम है. दे आर कंफ्यूजिंग भांग विद गांजा. क्या अरे हम तो महाशिवरात्रि में भांग पीते, कोई पकड़ता नहीं, गांजा में आप पकड़ते हो. दे डोंट नो बेसिकली, लॉट मेनी पीपल, चिल्ड्रन, कि कंजम्पशन भी एक क्राइम है. कंजम्पशन भी आपको एनडीपीएस के सेक्शन में आपको 27 में आपको जेल हो सकती है 1 साल की. सो अवेयरनेस शुड ऑल्सो बी देयर अलॉन्ग विथ लॉ इम्प्लीमेंटेशन, तभी ये रुक सकता है. क्या विदेश से भी ड्रग सप्लाई होती है इंडिया में? शुभांकर भाई, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन. 2 प्रकार के ड्रग्स होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष में भी लीगली बनते हैं. कुछ ऐसे प्रकार के ड्रग्स होते हैं जो बाहर से इंडिया में आते हैं. ड्रग्स लाइक कोकेन, जो स्पेशली साउथ अमेरिका में उगता है. ड्रग लाइक हाइड्रोपोनिक वीड, जहाँ पर ड्रग्स लीगलाइज है, जैसे कि थाईलैंड हो जाए, द नीदरलैंड्स हो जाए, कुछ स्टेट्स इन अमेरिका, वहाँ से ये आता है. ड्रग्स लाइक लिसर्जिक एसिड, LSD, ये बाहर से आता है. सो ये मोटा, हीरोइन सबसे बड़ा जो नार्को टेररिज्म से लिंक्ड है, ये अफगानिस्तान से आता है इलीगली. सो ये बाहर से आता है. कुछ ऐसे प्रकार के ड्रग्स है अनफॉर्चुनेटली छुप छुपा के हमारे भारत में भी बनते हैं, जैसे कि मेफेड्रॉन है, जैसा कि मेटाम्फेटामाइन, ये भी बनता है. ट्रेमेडोल एक और NRX मेडिसिन है, ये बनती है. प्रीकर्सर्स एफिड्रिन, ये बनता है. चरस गांजा तो सबको मालूम है कि इलीगली उगता है. तो ये 2 प्रकार के ड्रग्स है. तो हर जगह से अटैक हो रहा है, बेसिकली आ भी रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है. मैं नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में अपने कई दोस्तों को जानता हूँ जो जब डिप्रेस्ड हुए और मैं उनसे मिलने गया तो वो फूंक रहे थे. कॉमन फैड हो और चुका है. मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये इतना इजीली कैसे अवेलेबल, अगर ये सब बैन है.
ट्रू, उन्हें इजीली मिल रहा है. वेरी ट्रू. विदाउट सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट क्या ये पॉसिबल है? देखिए ये जो, और ये बहुत आसान था क्योंकि वो नॉर्मल लोग थे, उन्होंने लाइफ में ट्राई नहीं किया था. किसी का हार्ट ब्रेक हुआ था, किसी की नौकरी गई थी, किसी के परिवार में कुछ रहा, थोड़ा सा किसी की जॉब गई, थोड़ा सा डिप्रेसिंग फेज आया, किसी दोस्त ने आदत डलवाई. अब उन्हें पता है कि इसको पैसा देना है और कहाँ से लेकर आना है. बिल्कुल. और वो हर हफ्ते मंगा रहे हैं. मैं उनसे मिलने गया, उनकी आंखें देखकर, उनकी हालत देखकर मुझे उलझन हो रही थी. बिल्कुल. देखिए जितना आ रहा है, जितना डिटेक्शन होता है, वो भी बड़े पैमाने पे डिटेक्शन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर आर लॉट मेनी लूप होल्स ऑल्सो. यू नो सब ओपनली आई कैन नॉट शेयर बेसिकली कि क्या सिस्टम्स होते हैं, कैसे होते हैं. लेकिन अगर ये परिस्थिति है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लीकेजेस हैं जो पब्लिक, आम जनता के हाथ में आ रही है. लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट, कोई भी एजेंसी हो, nobody will tolerate drugs basically. It is such a dirty crime. I would not agree that के कुछ कनाइवेंस वगैरह होता है. कोई भी एक नॉर्मल एजेंसी भी है, पुलिस भी है, nobody will tolerate drugs. At least this I can tell you. बट अगेन अवेयरनेस का एक इशू है कि लोगों को ये भी नहीं पता कि किसको फ़ोन करे, कहाँ अप्रोच करे. जनरली माइंड में एक टेंडेंसी होती है, हाँ जी हम तो जाते हैं लेकिन थाने से भगा देते हैं. दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. लेकिन इसको थोड़ा पर्स्यू कीजिए. देयर आर रेसिडेंट एसोसिएशन, देयर आर सीनियर IPS ऑफिसर्स, काइंडली टॉक टू देम. देयर आर हेल्पलाइन ऑल्सो, जैसा 112 मुंबई पुलिस का नंबर होता है, और 1933 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक मानस हेल्पलाइन है. माननीय अमित शाह जी ने इसको, गृह मंत्री ने ओपन किया. तो दिस पीपल शुड कॉल अप एंड टेल बेसिकली, तभी ये सब चीज़ों का निवारण हो सकता है. अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट. डार्क वेब और डिजिटल पैसे के दौर में ड्रग्स सप्लाई को रोकना कितना मुश्किल है? देखिए जो डार्क वेब होता है एंड जो क्रिप्टो करेंसीज, ये दोनों अनहोली नेक्सेस है. यहाँ पर क्या होता है कि जो अनोनिमिटी होती है, लॉट मेनी एक्सचेंजेस आर देयर जहाँ पर KYC नॉर्म्स नहीं चलते हैं. तो ये अनोनिमिटी उनको बेनिफिट होता है क्योंकि बायर सेंडर दोनों किसको समझ में नहीं आता है. लेकिन इनको ये नहीं शायद पता है कि लॉट मेनी एजेंसीज आर वर्किंग ओवर टाइम टू ओवरकम दीज काइंड ऑफ थिंग्स. वेरी अनहोली नेक्सेस, बट नाउ दैट इज अ फ्यूचर एनिमी व्हाट द एजेंसीज आर लर्किंग एट. पहले तो ट्रेडिशनल एनिमी थे, चरस एंड गांजा. अभी इतने अलग अलग प्रकार के ड्रग्स आ रहे हैं, फॉरेन से आ रहे हैं, कुरियर से आ रहे हैं, डार्क वेब के द्वारा आ रहे हैं. सो इट इज अ बिग चैलेंज बेसिकली, एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज इक्विप्ड टू. मैं अफगानिस्तान से लौट रहा था, मुझे याद है, मैं रिसेंटली अफगानिस्तान गया था क्रिकेट कवर करने के लिए. तो हम वहाँ से लौटे तो हमारा सामान रोक लिया गया. तो मैंने कहा भाई सामान क्यों रोका गया? फिर आधे घंटे बाद पता लगा कि हमारे बगल वाली सीट पर जो आ रहे थे वो उसमें गांजा छिपा कर ला रहे थे. दैट इज़ रियली सैड, दैट इज़ एब्सोल्युटली सैड. लेकिन आप शुभांकर भाई देखेंगे आज के हर पेपर में हर दिन एयरपोर्ट पे वीड एंड हेरोइन एवरी डे वर्चुअली इट इज बीइंग कॉट. सो अगर लोगों को पता है ये पकड़ जाएगा तो वो लेकर क्यों आते हैं? डिमांड इतनी ज़्यादा है ना, डिमांड इज टू मच बेसिकली. हम देश की जनता कितनी, बहुत इट्स more than 140 kind of crores. So the demand is also very much, and India is one more unfortunate thing is it is a transit point also, it is a consumption point also. एंड इनको प्रॉफिट भी इतना मिलता है. मैं वो अमाउंट नहीं बोलूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू एनकरेज दैट काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग्स. लेकिन इनको इलीगली प्रॉफिट भी इतना बनता है कि दे टेक चांसेस ऑफ डूइंग दैट, कि अगर पकड़े भी गए तो भी एटलीस्ट इतना हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए यहाँ से फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं वहाँ से. दे डू दैट यानी मनी इतना उनके लिए ल्यूक्रेटिव होता है. दे टेक चांसेस लाइक दैट. ये तो आपने सिर्फ ये देखा, लॉट मेनी केसेस हमने भी व्हेन आई वाज एट द एयरपोर्ट ऑल्सो, NCB या DRI में भी, पीपल कंज्यूम कैप्सूल्स, 100 कैप्सूल्स इन 10-10, 15-15 ग्राम की कैप्सूल्स कोकेन या फिर हेरोइन, दे कंज्यूम दैट और पेट में लेके आते हैं. ये इट इज़ सो डेंजरस कि गॉड फॉरबिड अगर कोई भी वो कैप्सूल अगर ब्लड स्ट्रीम एंटर हो जाए, आपकी बॉडी भी कोई स्ट्रीम में एंटर हो जाए, इमीडिएट डेथ हो जाएगी आपकी. लेकिन फिर भी दे ट्राई टू टेक चांसेस. उसके बाद में दे कम टू द सिटी डकिंग दी काइंड ऑफ एजेंसीज, और उसके बाद में वो फिर पर्च करते हैं उसे बाहर, एंड देन दे सेल इट टू द मार्केट. तो जो ड्रग कंज्यूम करते हैं उनको ये भी पता चलना चाहिए वो कहाँ से आता है. पॉटी खा रहे हैं. हाँ तो वेरी अनप्लेजेंट. ओके, जब आप एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट वीडियोस बड़े मजेदार आते हैं कि लोग कितने क्रिएटिविटी से छिपा कर लाते हैं. वेरी 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 मच. सब 2-3 शॉकिंग बताओ ना इंसिडेंट जो आपको बड़ा लगा यार ये कैसे. एब्सोल्युटली. देखिए एक तो मुझे याद था कि एक पैसेंजर ही वाज कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट बेसिकली. तो पता चला कि कोई वेरी एंटीक ज्वेलरी लेके आने वाले, लेकिन पता नहीं कहाँ लेके आने वाले. बैग चेक कर लिया, सब चेक कर लिया, नथिंग वाज देयर. बट सडनली हमारे साथ में वो व्यक्ति बैठ के ही वाज एक्टिंग वेरी नॉनचलेंट कि नहीं भाई नहीं जी मैं तो नॉर्मल हूँ. ही इज़ ईटिंग, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो मैं भी उसको बिठा लिया कि आजा मेरे साथ में ब्रेकफास्ट कर मॉर्निंग में. रात से उसको इंटरसेप्ट करके क्वेश्चनिंग कर रहे थे हम लोग. व्हेनेवर ही, जब उसने खाना खाया तो देन उसका पेट थोड़ा दर्द होना स्टार्ट हुआ. एंड देन ही सेड सर मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए, मेरा पेट दर्द हो रहा है.
Then he was not coming up with the thing. Finally he agreed. सर मेरे पेट में ज्वेलरी है बेसिकली, मैंने खा लिया उस ज्वेलरी को, मुझे पॉटी जाना है, मुझे वो ज्वेलरी निकालना है. And then लगभग around 50 lakhs की only one pendant was there basically which he removed outside. So this one, it was a very funny one which I remember. Secondly, there was one very interesting incidents के एयरप्लेन में बेसिकली इंफॉर्मेशन थी केटामाइन की, कि एक व्यक्ति आने वाला है, केटामाइन लेके जाने वाला है मलेशिया में. वी इंटरसेप्टेड दैट ह्यूमन बीइंग, उसके बैग के अंदर उसने कंसील करके लेके गया. तो एंड वी वर वेरी हैप्पी कि हमने केस कर दिया है, एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन, 15 किलो हमने ड्रग्स पकड़ लिया काइंड ऑफ थिंग. बात करते करते, बैग चेक करते करते एक और बोर्डिंग पास वी केम टू नो. तो ये पूछा है किसका है, बोलता है सर मेरे पार्टनर का है. पार्टनर ऑलरेडी प्लेन में बैठा है, प्लेन रनवे पे प्लेन जा रहा है मलेशिया. एंड देन इट वॉज अ रिस्क बेसिकली. यू आर अ DC देयर, एंड अगर आपने प्लेन वापस बुला लिया, टर्बाइन फ्यूल जाता है, एविएशंस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ATC में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. एयरलाइन सपोज मान लो कि अगर वो व्यक्ति के पास ड्रग्स नहीं हो, आप तो वानखेड़े साहब घर पे बैठ जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे आप. फिर वो रिस्क होता है आपका. लेकिन अभी जब इन्फॉर्मेशन है, आई टुक अ कॉल द फ्लाइट बैक, वापस बुलवा लिया आपने प्लेन, वापस बुला लिया प्लेन को, लैंड हो गया. क्या गालियां दी होंगी लोगों ने बट शुभंकर भाई, यू वोंट बिलीव, मैं जब अंदर गया उसको, वो पैसेंजर व्यक्ति को लेने के लिए, तो जब उसको स्टार्ट आप क्वेश्चन करते हैं कि आपका नाम क्या है, आप वेरी पोलाइटली यू हैव टू बी, के असली पैसेंजर भी हो सकता है. ही स्टार्टेड टॉकिंग इन सच नाइस इंग्लिश के मेरे अधिकारी भी बात नहीं कर रहे थे. तो मुझे खुद को डाउट हुआ कि यार ये गलत हो गया, आज वानखेड़े आप घर जाने वाले हो. मैंने उसको प्रोफेशन पूछा, आपका प्रोफेशन क्या? टेलिंग आई एम एन इंजीनियर. बोला कंप्लीट नाउ तो पक्का यू आर गॉन. देन आई आस्क्ड हिम कि आपके पिताजी क्या करते हैं? माय फादर इज वर्किंग एज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट इन तमिलनाडु. तो ब्यूरोक्रेट का बेटा इंजीनियर टॉकिंग इंग्लिश गोइंग टू मलेशिया, देयर इज नो चांस. बट एनीवे, अभी चांस ले लिया आपने, प्लेन बुला लिया, इन्फॉर्मेशन है, देन वी टुक हिम आउट. फॉर्चुनेटली महाकाल की कृपा से, मेरी माता की कृपा से ड्रग्स निकल गए वहाँ से. कहाँ रखा था उसने ड्रग्स? अगेन बैग के अंदर ही हैज सिया था उसने, एंड फॉल्स बॉटम बैग के अंदर बनाया. तो ये कैसे निकल जाता है? वो तो आप चेक करते हो जाते वक्त? देखिए कभी कभी क्या होता है कि डिपार्चर में कस्टम्स बहुत लिमिटेड इंटरवेंशन होता है, क्योंकि देश के बाहर चीज़ें जाती है. तो उस समय आई डोंट नो द प्रोसीजर बिकॉज आई एम नॉट इन कस्टम्स नाउ. तो जब मेरे समय वो जो एयरपोर्ट के जो whoever इज लुकिंग आफ्टर द एयरपोर्ट, एनी प्राइवेट कंपनी हो कोई भी हो, सो वो स्क्रीनिंग करते हैं जाते समय. हमारा कंसर्न होता है कि एनीथिंग जो ड्यूटेबल चीज़ें हो, जो कॉन्ट्राबैंड हो, आए नहीं देश में, तो कस्टम का ज़्यादा वहाँ पर फोकस बेसिकली होता है. तो ये चीज़ें जा रही थी बेसिकली. तो एंड बाकी का BSM मशीन्स भी जो होती है, दे ऑर्गेनिक के लिए, उसके लिए आपको एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो पता नहीं मुझे कि शायद कोई स्टाफ वगैरह से वो छूट गया होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आई तो देन ड्रग वाज रिकवर्ड. उसने आपको सस्पेंशन हो सकता था. बच गया. मैंने एक जेलर साहब का इंटरव्यू किया दिल्ली के, राइट. तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो नाइजीरियंस जेल में होते थे, वो अपने बम में मोबाइल फोन छिपा के लाते थे. एब्सोल्युटली. ऐसे भी केसेस होते हैं? देखिए ये नाइजेरियन पैसेंजर्स नहीं थे बेसिकली, वो तो खा लेते हैं, कैप्सूल्स खा लेते हैं, जो अफ्रीकन ओरिजिन के पैसेंजर्स होते हैं कुछ. लेकिन कुछ कंट्रीज़ के ऐसे भी पैसेंजर होते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा उन कंट्रीज़ के, हु आर स्पेशलाइज इन ब्रिंगिंग गोल्ड थ्रू रेक्टम कंसीलमेंट. जो बॉडी कैविटीज़ होती है उसमें ये गोल्ड डालते हैं, एंड देन दे ब्रिंग टू द कंट्री, सो दैट उनको ये लगता है कि डिटेक्ट नहीं हो जाएगा, विच इज़ वेरी डेंजरस. 1-1 किलो ये लोग लेके आते हैं, 1 kgs. कैन यू इमेजिन दैट? इट इज़ सो डेंजरस. रप्चर हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, आप जगह पे यू कैन हैव प्रॉब्लम. लेकिन प्रॉफिट इतना है, दे टेंड टू डू दैट. तो आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता लगती है, आपके भी सोर्सेज अच्छे होंगे. देखिए शुभंकर भाई, बहुत दिन इंटेलिजेंस में काम किया, तो वो एक नेटवर्क हो जाता है आपका, वो भी पता चल जाता है. देन सेकेंडली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, के बार बार आप काम करते हो कि एक नैक भी हो जाता है आपका, कि व्यक्ति के चलने के भाव कुछ अलग है, एंड स्वेटिंग हो रही है, ही इज़ बिहेविंग एबनॉर्मल. लॉट मेनी पैरामीटर्स आर देयर बेसिकली. कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स भी होते हैं, एंड बाकी का इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी होता है आपका. मान लो यहाँ से मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ, या US जा रहा हूँ, मैं क्या ऐसा ले आऊँ जो आप पकड़ोगे नहीं? देखिए जैसा मैंने कहा कि अभी मैं फिलहाल कस्टम्स में नहीं, लेकिन अभी बजट में जैसा नॉर्मल में हम लोग तो सपोज करो, मैं एक एग्जांपल समझने की कोशिश करता हूँ. देखिए देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज फ्री अलाउंस बेसिकली,
कि उस अलाउंस जो आपको भारत सरकार ने निश्चित किया है, तो उस अलाउंस में आप कितने कुछ भी ला सकते हैं. जैसे अभी 75,000 मैंने बजट में पढ़ा है, अभी 75,000 हैज बीन डिक्लेयर्ड. तो विद इन दैट अमाउंट यू कैन ब्रिंग एनीथिंग बेसिकली. मैं इसी सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए मैं इंग्लैंड जाता हूँ या यूके जाता हूँ या दुबई जाता हूँ, बिल्कुल और मैं वहाँ से एक मोबाइल फ़ोन लेता हूँ, आईफोन, एक आईपैड लेता हूँ, एक मैकबुक प्रो लेता हूँ, बिल्कुल, और मैं तीनों के डब्बे फेंक देता हूँ, हाँ. उसको ओपन करता हूँ कवर ववर लगा के और बैग में रख के वापस आता हूँ, आप पकड़ पाओगे? But if it is lot many times it happens, if it is ascertained कि it is new, duty will be charged on that. Personal अगर आपका इफेक्ट होगा, यूज इफेक्ट होगा, तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो फ्री अलाउंस में आ जाते हैं. लेकिन अगर नया है और आपके अलाउंस को एक्सीड कर रहा है, देन ड्यूटी चार्ज होती बट है. वो कैसे पता लगेगा? जैसे जाते हो, सब जाते वक्त ले गया हूँ मैं कह दूंगा मैं इंडिया नहीं, इसी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ऑल्सो, कि आप जाते समय डिक्लेयर भी करते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट. उस समय था जब मैं एयरपोर्ट पे कार्यरत था. सेकेंडली, आप मॉडल देख के या फिर मेक देख के या फिर इनिशियल असेसमेंट करके आप तो जान लेते हैं कि इट इज़ न्यू और ओल्ड. हालांकि मैं अभी जो इमरान हाशमी वाली मूवी देख रहा था, उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग था कि जो लोग यहाँ पर होशियारी करते हैं ये सबसे शार्प ब्रेन होते हैं. अगर ये देश के भले के लिए लगा दी जाए बिल्कुल, तो ये हजारों लाखों तरीके यूज कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. बट इट इज़ यू राइटली सेड कि वो बॉक्स वगैरह कुरियर से भेजते हैं, बॉक्स को फेंक देते हैं, टैग्स निकाल, बहुत सारे केसेस लेकिन डे टू डे बेसिस पे होते हैं ऐसे. कोई अनकहा दर्द है जिसे आप छिपाते हो कभी लाइफ में मुस्कुराहट के पीछे? नहीं, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई इतना कमज़ोर भी नहीं कि कोई दर्द झेल लूँ या कुछ वो करूँ. नो, नथिंग लाइक दैट. ओके, मैं कुछ रैपिड फायर मैंने रखे हैं आपके लिए. बिल्कुल. अगर भविष्य में आपकी लाइफ पर कोई फिल्म बनती है, क्या नाम दोगे उस फिल्म का? पहली बात है कि ना देखूंगा ना इंटरेस्टेड हूँ ये सब चीज़ों के बारे में. तो कोई रुसूख या कोई सुख नहीं है सब चीज़ों के बारे में. ओके, समीर वानखेड़े की कहानी का असली विलेन कौन? नवाब मलिक, शाहरुख खान या सड़ा हुआ सिस्टम जिसने साथ छोड़ा? नो, नॉट इम्पोर्टेंट. ये सब आपका सीरियस इंटरव्यू में ऐसे नॉन सीरियस चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ. लाइफ का मोटो क्या रहा आपका? राष्ट्र सेवा करना और एक अच्छा बेटा बनना, अच्छा पति बनना, अच्छा पिताजी बनना. कभी डर लगता है कि इतिहास आपको एक ईमानदार योद्धा के बजाय एक विवादित अफसर के तौर पर भी याद कर सकता है? नॉट बॉदर्ड. मैं यहाँ पर किसको खुश करने नहीं हूँ, अपनी ड्यूटी करने आया हूँ और सिर्फ राष्ट्रीय सेवा करने आया हूँ. ओके. हाँ, आपका न्याय असली बाकी है अभी? लड़ाई बाकी है अभी. वेट करेंगे आउटकम का. क्या सीखा इस पूरे दौर में? सीखा, आई मीन इट इज़ दीज थिंग्स आर एक्सपेक्टेड. जैसा मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा है कि ये सब चीज़ों का जब आप ईमानदारी से काम करेंगे या फिर आप ट्राई टू इम्प्लीमेंट द लॉ, संविधान को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये सब दिक्कतें आती है. ये सब सच काइंड ऑफ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, दे ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम. बट जैसे बहुत सारे अधिकारी जो ईमानदारी से काम करें वो इतने चर्चित विवादित नहीं हुए. नॉट नेसेसरी कि मीडिया ने कवर नहीं किया है या मीडिया ने बताया नहीं होगा. लेकिन हर एक अधिकारी या फिर हर एक व्यक्ति का अपने अपने स्ट्रगल होते हैं. कोई अलग वे में इसे डील करने की अलग अलग लोगों की मैं एक आखिरी नॉन सीरियस क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. ये मुझसे लोगों ने कहा था, आप इसको कुछ और डक कर सकते हो. तो एक क्वेश्चन किसी ने, एक फैन ग्रुप ने मुझे डाला था कि समीर वानखेड़े जी का मैं फ़ैन हूँ, बट मैं फ़ैन उधर भी हूँ. ओके, उस तरफ भी मैं फ़ैन हूँ और समीर जी का भी मैं फ़ैन हूँ, और ऐसे लोग हो सकते हैं ऑब्वियसली. तो उसने मुझसे कहा ये पूछेगा कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को फेमस किया या शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को फेमस कर दिया? I find that very interesting. ये लास्ट का क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपका. आई डोंट अंडरस्टैंड. मुझे पता नहीं कि इसका जवाब मैं कैसे दूं. लेकिन जिसने जिसको फेमस किया है, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में. मंशा तो नहीं थी ये सब चीज़ें सो कॉल्ड फेमस ये सब होने की, विच इज़ नेवर एनी सिविल सर्वेंट का इंटेंशन. लेकिन जो है परिस्थिति है, ठीक है. आई वेलकम दैट वॉट एवर इट इज. शाहरुख की एक फिल्म का डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. मैं डायलॉग नहीं करता हूँ. मैं डायलॉग करने में बिलीव नहीं करता हूँ, कार्य करने में बिलीव करता हूँ. पिक्चर बाकी, लेकिन अभी समय बताएगा. थैंक यू सो मच समीर. थैंक यू. बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने हर एक सवाल को बेबाकी से लिया. हमारी कोशिश थी आपके अंदर एक इंसान को समझने की, उस विवाद के साथ साथ आपके जो अच्छे कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाने की, और सिस्टम को भी समझने की. कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं लोगों को. दो मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा मैं कि बहुत यंगस्टर्स, बहुत बच्चे आपके शो को देखते हैं, पॉडकास्ट को देखते हैं. तो दो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हैं कि एक तो है से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ. ड्रग्स जो है
हमारा जो शरीर होता है एक मंदिर की तरह पावन होता है। हम एक मोबाइल फ़ोन भी लेते हैं, उस पर भी कवर लगाते हैं, तो हमारे शरीर का हम क्यों नहीं ख्याल रखते हैं? एक फॉरेन गंदी चीज़ है, तो उसे अवॉइड कीजिए। आप शरीर को भी नुकसान नहीं कर रहे, राष्ट्र को भी नुकसान कर रहे हैं। यही पैसे से नार्को टेररिज्म जैसा आपने सुना है, यही पैसे से देश के खिलाफ गतिविधि करने में काम आता है। सो स्टे अवे फ्रॉम ड्रग, दैट इज़ नंबर 1. Secondly, again I would reiterate, kindly understand and differentiate between real heroes and real heroes. Know your real heroes. Absolutely. Worship them. Worship them, follow them, emulate them. Lovely. I hope कि ये सबको समझ में आया, और इसमें जो हमारी भूमिका हो सकती है वो हम भी करेंगे, क्योंकि हमने भी बीते कुछ समय में सीखा कि हम भी रियल हीरोज पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। रियल वालों को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाना है तो उनका जिक्र करना पड़ेगा, वरना किसी को याद ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। और हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, वेरी ट्रू, बिना ये सोचे समझे कि उनके परिवार का क्या होगा। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी। आज भी लैंग्वेज बेचारे करते हैं, बिना फादर के, बिना पिता के, आज भी स्ट्रगल करते हैं। आप विक्रम बत्रा का जिक्र कर रहे थे, वो अपना लड़ाई जीत चुके थे, जबरदस्ती वो गए थे दोबारा, देश की लड़ना था। मैं नींबू साहब का जिक्र करता मैं, बिल्कुल। उनको जब गोलियां लगी तो शरीर हवा में उछल गया था, इतनी गोलियां मारी, लेकिन उसके पहले पूरी चौकी तबाह कर दी। और आज जानते भी नहीं हम उन्हें, नोबडी नोज। हम नागालैंड वालों को इंडिया में मजाक उड़ाते हैं कई बार, नॉर्थ इंडिया में लोग, बिल्कुल। वहां से एक ऑफिसर आता है और वो आकर अपनी छुरी लेकर जाता है। जब वो कहानी आए पढ़ना शुरू किया मैंने, वो बर्फ की चट्टान थी ठंड के महीनों में, तो उस पर शूज से चढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि पता ही लगा था, तो उन्होंने शूज उतारे क्योंकि शूज से ग्रिप नहीं, नंगे पैर उस पर चढ़ाई की उन्होंने। और उस इंसान के बारे में हम नहीं जानते थे। ऐसे कितने अनगिनत योद्धा हैं। आई रिक्वेस्ट यू शुभंकर जी, काइंडली स्प्रेड दिस काइंड ऑफ, बिकॉज आपका रीच भी अच्छा है, लोग आपको फॉलो करते हैं। सो ये रियल हीरोज के बारे में लोगों को बताएं, रिक्वेस्ट है आपसे। हम करना चाहेंगे और जितना पहुंचा सके हम खुद भी सीखना चाहेंगे, वहां तक पहुंचाना चाहेंगे, ताकि कुछ भी अगर लोगों को समझ में आता है, लोग समझते हैं। जैसे शिवाजी को हम सब जानते हैं, कितनी इंस्पिरेशन लेते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे हमारे हीरोज हैं। सो आई थिंक नई पीढ़ी को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो लोग अपनी संस्कृति को नहीं समझते हैं, बिल्कुल अपने इतिहास को गौरव की तरह नहीं लाते हैं, बिल्कुल उनका भविष्य अंधकार में होता है। हम बाहर इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, विदेशी इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, हमारे यहाँ ही रियल हीरोज है देश में, हजारों करोड़ों। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच शुभंकर भाई, थैंक यू।